ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय, स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे, वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। प्रवेशिका प्रशिक्षण अभ्यास कक्षा है। इसमें आपको आज तक की डेट में अपनी प्रथम पाठ योजना जमा करनी थी, जिसका विषय दिया गया था आत्मा और परमात्मा। ये वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 का दूसरा पाठ है। इसमें से मेरे पास 5 प्रशिक्षणार्थियों की पाठ योजनाएं जमा हुई हैं। उनमें से मैं कुछ टिप्पणियां कर रहा हूं, तो वो ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हम वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 के षटकारक वाला पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद कर्म। षटकारक तो आपको पढ़ाना है, षट आवश्यक आपको पढ़ाना है, और उसके बाद चर्चा करेंगे। और कल से हम कोशिश करेंगे कि दूसरा भाग शुरू करें। ठीक है, तो इसमें जो व्यवस्थित रूप से बनाई गई पाठ योजना है, वो एक तो खुशी जी ने काफी अच्छे से बनाया है, और कविता जी का आशीर्वाद। इन दो पाठ योजनाएं बढ़िया आई हैं। कविता जी की विशेषता यह रही कि उन्होंने, जैसे पहला पेज है तो उसमें जितना लिखना चाहिए, आपको बताया था पिछले साल भी, उतना व्यवस्थित लिखा है, फिर पेज बदल दिया है। तो बस ये खुशी जी की ये कमी रही कि उन्होंने एक ही पेज पर ये लिख के फिर आगे कंटिन्यू कर दिया है ना। तो बस इतनी बात है, बाकी तो बढ़िया है। इसके बाद ये पूरा व्यवस्थित है। बाकी पाठ योजना, ये इतने पॉइंट के बाद खुशी जी की जो पाठ योजना है वो पूरी व्यवस्थित है। उसमें सभी सोपान व्यवस्थित रूप से आए हैं, और विचार विश्लेषण में भी ध्यान रखा गया है कि उदाहरण दिए जाएं, और आगे चल के कुछ उदाहरणों के हिंट्स भी दिए हैं। पूरे उदाहरण हैं, जैसे ये मतलब 3 अवस्थाएं हैं, तो उसके लिए कौन से उदाहरण हो सकते हैं। इन्होंने उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन अंतरात्मा के लिए वो कोई कंपटीशन में 3 तरह के मेडल मिलते हैं ना, तो वो वाला उदाहरण प्रयोग किया है। अच्छा है। ऐसे सभी चीजें व्यवस्थित रूप से लिखी गई हैं। इसमें भले ही प्रिंट आउट ऐसा आया हो, लेकिन कॉपी का पेज जो है रजिस्टर का, वो बिल्कुल अच्छा है और व्यवस्थित बनाया हुआ है। तो खुशी जी यदि कहेंगी तो मैं वो ग्रुप में भी डाल दूंगा, जिससे और लोग भी देख सकें, है ना। वैसे सभी की पाठ योजना यदि ग्रुप में भी चली जाए तो कोई समस्या थोड़ी है, सभी देख लें एक दूसरे की पाठ योजना। अब तो बन गई, मतलब देख लें कि भाई क्या उनकी क्या कमी रही, और आगे की, क्योंकि अगली फिर मिलने वाली है, शायद कल ही मिल जाए, है ना। तो फिर आगे वो गलतियां सुधार सकेंगे। और इसमें क्या वेटेज पूरा है, जितने पेज का और जितने कंटेंट होना चाहिए वो पूरा है। और कविता जी के में क्या थोड़ा सा अभी रफली लिखा हुआ है, एकदम बाद में फेयर नहीं किया है, तो शायद मुझसे पूछने के लिए उन्होंने रफ भेज दिया होगा, है ऐसा नहीं। सर नहीं सर, मेरे को जाना था और ये तो उसी दिन आई थी हमको असाइनमेंट। तो मैंने रात को 3 बजे तक जितना कर सकती थी उतना किया।
फिर अभी आज दोपहर में आई हूँ, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उसको अभी एंड पार्ट तक, अभी जो जो थोड़ा सा 10% रह गया था उसको कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक रात तक भेज दूंगी स्कैन करके, क्योंकि मैं ठीक। अंडरलाइन जो करना था वो पार्ट मैंने तब तक नहीं किया था। मेरे लिए हाँ, भेजना इंपॉर्टेंट था, सुबह की फ्लाइट थी मेरी। अच्छा ये द्वितीय अनुमिति। हम्म, थोड़ा पार्ट रह गया, फर्स्ट के अंदर भी थोड़ा सा रह गया, तो मैंने वहां पे उल्लेख कर दिया था कि मुझे लिखना है, और मैंने वो लिख लिया अभी। तो ये भाषण आधी जो है, भी होगी। आधी है क्या, पूरी नहीं है ना ये? हाँ, ये इनकम्प्लीट है, मैंने आपको इसमें हम्म, लिखा था। बस यही कमी दिखी मुझे। और मुझे नहीं मालूम था कि टाइप ले लेंगे। हाँ। ठीक है, तो आज दे दीजिए। अब हाँ, आज रात तक दे दूंगी। तीसरी पाठ योजना जो है बहुत बड़ी, इतने सारे पेज खर्च करने पड़े हैं, विस्तार से पूरा लिखा गया है, जिनके द्वारा ज्योत्सना जी, जिन्होंने अभी अपना नाम सन्नी जैन लिख रखा है, तो कोई वीडियो देखेगा तो वो समझ जाएगा कि सन्नी जैन जिनका नाम लिखा है वही है ये ज्योत्सना जी। तो इन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है, और इसमें व्यवस्थित और व्यवस्थित होना चाहिए। उद्देश्य कथन इतना बड़ा नहीं होता है ना, उतना बड़ा उद्देश्य कथन नहीं होता है। और फिर प्रस्तुतिकरण आ गया, फिर प्रश्नोत्तर आ गए, तो थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं दिख रहा है। मैंने पंडित साहब को भी दिखाया, अपने प्राचार्य महोदय को, ये सारी पाठ योजनाएं दिखाई, तो उन्होंने भी कहा कि ये इनको और बताइए कि कैसे बनाना है। तो आप यदि अपनी जो आदर्श पाठ योजना है उसको आदर्श बना के चलेंगे तो गलती नहीं होगी, है ना? तो इस बात का ध्यान रखें। अब कितनी सारी बताऊं तो आपको मैं अलग से बता दूंगा। हम्म, काम तो अच्छा किया है आपने, मेहनत की है, बहुत सारे पेज लिखे हैं, लेकिन कुछ अनावश्यक भी है, और कुछ मतलब लेंथी है और अव्यवस्थित है। तो उसको आपको और दूसरे की पाठ योजना देख के और आपको समझना है कि हमें क्या करना था, है ना? तो ये बहुत सारे पेज हैं, इसमें 3 बंच में आपने दिया था मुझे, पूरे प्रिंट आउट निकलवाए हैं और फिर देखा है। तो कोई बात नहीं, आपने इस बार इतनी मेहनत तो की, पिछले साल शायद इतना भी नहीं भेजा होगा, भेजा था क्या ज्योत्सना जी? हम्म। पिछली बार भी बहुत मेहनत की थी। तो अब और मेहनत करना है और व्यवस्थित करना, देखो मेहनत तो नहीं हम सर, करते हैं, लेकिन यदि नहीं नहीं, व्यवस्थित करें तो प्रॉब्लम नहीं अच्छा है, है। प्रॉब्लम थोड़ी सी टाइम की हो जाती है और कुछ नहीं। हाँ, अभी फर्स्ट नहीं टाइम टाइम लिखा की था तो दिक्कत हो, सुनिए, सारे थॉट टाइम की सारे दिक्कत है तो थॉट्स एक ज्यादा साथ पेज क्यों लिखें? लिख दिया था। अपन कम पेज में लिख सकते हैं तो टाइम बच जाएगा, लेकिन व्यवस्थित लिखेंगे तो आपको पूरा सही होगा और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। ठीक है, अब ये मत कहना कि मार्क्स के लिए नहीं लिखता हूं मैं, लिखती हूँ जो भी है ना, मार्क्स भी जरूरी है। और सर वो पहली थी ना, इसलिए हाँ, सेकंड और थर्ड ठीक आएगी। चलिए मान लिया मैंने। अब चौथा नंबर आता है प्रभाजी मोहनौत। प्रभाजी ने, बैठी है ना, हाँ, प्रभाजी ने पाठ योजना तो बनाई है और काफी कोशिश की है, इसको टाइप करके बनाया है। आ, बाकी शुरुआत जो दिख रही है इसकी, शुरुआत व्यवस्थित नहीं है। और दूसरी बात कि बार बार सोपान 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 शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे सोपान बोर्ड कार्य, सोपान अ, अगला अगला जो भी नाम है ना, वो सब में सोपान लिखा है, फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग कर दिया है। फिर शायद इन्होंने मुझसे पूछने के लिए भी कुछ लिखा है कि वो
शिक्षक बोलता नहीं है, सिर्फ प्लान करता है, ऐसे नहीं। आप पाठ योजना को देखिए। आप लोग सुन रहे हैं ना बराबर? आवाज आ रही है? तो पाठ योजना को, आदर्श पाठ योजना मतलब आइडियल, उसको बुक में देखिए, दूसरे पाठों की बनी हुई है, और उस क्रम से व्यवस्थित तरीके से आप बनाए। बहुत सारा मैटर आपको वहां भी मिल जाएगा। इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, तो वो तो वही का वही लिखना पड़ता है। ठीक है ना? तो एक तो ये सोपान बार बार लिख दिया है। दूसरा देखिए, जैसे आपने उद्देश्य लिखा, उद्देश्य के बाद सोपान लिख के फिर उद्देश्य कथन लिख दिया, जबकि वो उद्देश्य ही चल रहा है। सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, लेकिन उसमें आपने वो उद्देश्य कथन शब्द भी लिख दिया है। तो ऐसे कुछ चीजें हुई हैं जो और ध्यान रखने योग्य हैं। यहाँ पर पूर्व ज्ञान का जो क्रम है, फिर यहाँ लिखा बाल बोध 1 2 3, और फिर उसके बाद देव स्तुति। तो पूर्व ज्ञान का मतलब पूर्व पाठ, पूर्व में जितना भी ज्ञान है वो सब नहीं, इस पाठ से संबंधित जो पूर्व ज्ञान है वो पूर्व ज्ञान कहलाता है। 1 मिनट और देख लेते हैं। देखो, जैसे खुशी जी ने लिखा है, छात्रों को बालबोध पाठमाला भाग 1 में आज आए जीव अजीब पाठ, बालबोध पाठमाला भाग 2 में आए पाठ गतियां और द्रव्य तथा बालबोध 3 में आए पाठ इंद्रियां और द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर आत्मा संबंधी सामान्य जानकारी है। तो ऐसे इस पाठ के संबंध में बच्चों को क्या क्या जानकारी है, वो आ, वो पूर्व ज्ञान कहलाता है ना। अभी तक कितना जानते हैं वो पूर्व ज्ञान नहीं। नहीं तो आपने एमए कर रहा है कोई बच्चा, तो आपने लिख दिया बीए, ऐसा नहीं। तो बीए लिख दिया तो बस बीए में तो बहुत सारे विषय आ गए, लेकिन इस पाठ से संबंधित जो उसको पूर्व में ज्ञान है उसको लिखना होता है, और उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात रखते हैं, जिससे कि उसको जल्दी से समझ में आती है, उसका स्तर हमें पता होता है ना। तो उस तरह से जब हम बात रखते हैं तो उसे समझ में आ जाता है कि अरे देखो, कनेक्ट कर लेता है, ये बात हमने वहां ऐसी ऐसी पढ़ी थी, अब ये देखो अब ऐसी ऐसी आ रही है, उसके आगे बढ़ रहे हैं हम, तो वो कनेक्ट कर देता है जल्दी। तो इस तरह से कुछ सामान्य भूलें ये हैं कि पेज, जैसे किसी में कोई अच्छाई है, कोई किसी में कोई अच्छाई है, तो वो अच्छाई अच्छाई बता देता हूँ। जैसे यहाँ ये पेज कविता जी ने व्यवस्थित पहला पेज बनाया है, ऐसे आगे से आप एक पेज में ये सारी इंफॉर्मेशन की 55वां वीतरा विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर ग्वालियर, और डेट लिखी है दिनांक 21 मई से 7 जून 2023। फिर नाम लिखा है अपना, फिर पिता का नाम, फिर स्थान, फिर प्रशिक्षण किसका दे रहे हैं आप, प्रवेशिका। अब किसी ने लिख दिया द्वितीय खंड। अब द्वितीय खंड क्या है? ये प्रवेशिका, प्रवेशिका द्वितीय खंड थोड़ी है, प्रवेशिका ही है ना। और फिर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद फोन नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसे एक एक पेज व्यवस्थित बन गया, है ना। उसके बाद फिर अगले पेज से अपनी पाठ योजना शुरू करेंगे। तो पहले नंबर चार्ट बनाएं, है ना, चार्ट बना दे, एक पेज में चार्ट बनाएं। आप ऐसे नहीं करें, गुचुड़ 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 नहीं करना है उसमें एक दूसरे में, मतलब कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं, लिखते, ऐसा नहीं, व्यवस्थित होना चाहिए। तो आप वहां पाठ योजना देखेंगे तो ऐसी व्यवस्थित दिखेगी। इस पे आप एक चार्ट बना दीजिए, फिर अगले पेज पर शुरुआत करिए,
है ना, पहला सोपान दूसरा सोपान करके सोपान नंबर नहीं डालते हैं और सोपान शब्द भी नहीं लिखते हैं, बस वो जो लिखना है ना वो लिखते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य, फिर है सामान, उसकी परिभाषाएं नहीं लिखनी है, उद्देश्य की परिभाषा मत लिखना। उद्देश्य लिखा, हेडिंग बनाई, फिर नीचे लिखा सामान्य उद्देश्य, इस पाठ का सामान्य उद्देश्य मतलब क्या है। तो जैसे लिखा यहाँ आत्मज्ञान संबंधी जानकारी देना, ये सामान्य उद्देश्य हो गया। तो ये और पाठों से संबंधित भी हो सकता है, और पाठों में भी आत्मा के संबंध में जानकारी है, तत्व में भी है, वो सभी में ये वाला सामान्य उद्देश्य चलेगा। विशेष उद्देश्य पाठ विशेष से संबंधित होता है, तो आपको पाठ इस पाठ का ही देना है। ठीक है ना। अवस्था की अपेक्षा से आत्मा के प्रकार संबंधी जानकारी देना, या आत्मा परमात्मा का स्वरूप बताना, ऐसा हो सकता है। इसके बाद पूर्व ज्ञान बता ही दिया है, इस विषय में आपने पहले क्या क्या जानकारी प्राप्त कर रखी है, मतलब बच्चों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद सहायक सामग्री हो गई, पुस्तक, पाठ्य पुस्तक और चार्ट वगैरह। तो चार्ट बना दें, चार्ट तो अपन ने ऐसे बगल में बना दिया है, तो वापस नहीं बनाना पड़ेगा। पूर्व पाठ मूल्यांकन, है ना, और भी सब तरह के पूर्व पाठ मूल्यांकन। और ये पढ़ा नहीं रहे हैं हम कि आप जैसे पढ़ाने में सोपान कम यूज होते हैं, बाकी कुछ ज्ञान में रखा जाता है। समझ में आ रहा है। जैसे उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, ये अपन बोलते कहाँ हैं, लेकिन ये ज्ञान में रहता है, इसीलिए पाठ योजना में पूरा लिखा जाता है व्यवस्थित तरीके से। ठीक है ना। पारिभाषिक प्रश्न पूर्व पाठ में, भावासन परक, जीवनोपयोगी, पूरा क्रम से है। फिर उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन भी सरल, संक्षिप्त है, रोचक है। हम यह तो जान गए हैं कि हम सभी आत्मा हैं, लेकिन यह आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, इस बात को समझते हुए कि हम आत्मा की ही परमात्मा बनने की विविध अवस्थाओं को इस पाठ द्वारा समझेंगे। आत्मा की ही परमात्मा बनने तक की विविध अवस्थाओं को इस पाठ द्वारा समझेंगे। बिल्कुल व्यवस्थित है उद्देश्य कथन। फिर प्रस्तुतिकरण आ गया, उसमें सारे सोपान लिखे जाते हैं। बस खुशी जी ने थोड़े पेजों की कंजूसी करी है, तो यहाँ 3 लिख दिए, फिर इधर 3 4 लिख दिए, ऐसा नहीं करते। आप देखें ना किताब में भी क्रम से पूरे 7 जितने होते हैं ना, 3 और 3 6 पूरे क्रम से लिखे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, वहीं एक दूसरे में मतलब मिक्स हो जाता है। फिर आप क्रम से लिखिए, व्यवस्थित लिखिए, है ना। उसके बाद प्रथम दिन शुरू हुआ। प्रथम दिन में आधार परिचय सबसे पहले दिया है, तो बिल्कुल सही दिया है। फिर प्रथम अनुमिति आई है ना। और फिर आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, विचार विश्लेषण, व्याख्या के अंदर विचार विश्लेषण, और फिर मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में सारे पॉइंट्स आ गए। मूल्यांकन में हम बस लिख देंगे कि निकलवाएंगे, मुख्य बिंदु निकलवाएंगे। ठीक है ना। ये हो गया अध्यापक कथन डाल के, और सारे पॉइंट्स लिखते गए और उसको उदाहरण से स्पष्ट करते गए। किसका बता रहे हैं, ये खुशी जी की पाठ योजना बता रहे हैं कि उन्होंने व्यवस्थित रूप से लिखा है, तो आप सभी भी सुन लें, है ना। और ये मैं पाठ योजना आपके ग्रुप में भी डालूंगा, जिससे कि सभी देखें और जांचें। और यदि खुशी जी की कोई कमी दिखे तो मुझे जरूर बता देना, जिससे उतने मार्क्स में काट दूंगा। ठीक है। और ये हो गया विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण में सारे पॉइंट्स के विचार विश्लेषण किए। हाँ, अभी जब तक पाठ योजनाएं आनी जा रही ना तब नहीं डालूंगा, ये सबकी आ जाएंगे ना उसके बाद डालूंगा, क्योंकि नहीं तो अभी जिनने पाठ योजना बनाई नहीं है वो उसका इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। तो सबकी आने के बाद ही मैं वो शेयर करूंगा अगली के लिए, नेक्स्ट पाठ योजना के लिए। हाँ बोलिए खुशी जी।
आपको कोई आपत्ति है? नेटवर्क की गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ सर, 6 जून के बाद डालिए। फिर क्या फायदा? सर अभी मत डालिए प्लीज। ये पाठ योजना सबको सबकी जब आ जाएगी ना उसके बाद डालना। तो इस क्योंकि इसका अब उपयोग नहीं होगा, ये कहीं नहीं आने वाली अब। ठीक है, चलिए। फिर बोधगम्य प्रश्नोत्तर सभी निकाले गए हैं और फिर वस्तुनिष्ठ पद्धति से तैयार कराए हैं। अब इसमें वस्तुनिष्ठ पद्धति में थोड़ा चार्ट बनाना चाहिए, मतलब खंड। तो खुशी जी को और ध्यान रखना है, जैसे कि पहले परिभाषा लिखते हैं, पहला खंड होता है जिसमें परिभाषा लिखते हैं पूरी, फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं, फिर अगले में आंसर देते हैं। तो ये इसमें कमी दिखी है ना। इसके बाद आगे बढ़िए, फिर अगले अगले का कर दी गया है आपने, फिर नोट डाल दिया है, भावासन जीवनोपयोगी, ठीक है। और फिर सारांश कथन, ठीक है ना। ये पहली अनुवृत्ति कंप्लीट हो गई। फिर दूसरी अनुवृत्ति आदर्श वाचन से शुरू की है, फिर अनुकरण वाचन, विचार विश्लेषण। जो बातें हम बस ऐसे लिखते हैं कि ये चीज करेंगे, तो वो अब पूर्ववत 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 करके आ जाएगा। पूर्ववत का अर्थ है पहले जैसे हमने लिखा है उसी की तरह, ठीक है ना। तो पूर्ववत कर दिया है। और उसके बाद अध्यापक कथन, मतलब विचार विश्लेषण में अध्यापक कथन चल रहा है, सारे बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। और बोधगम्य प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में तीनों तरह के आ गए, भाववासन जीवनोपयोगी भी आ गए। फिर सारांश कथन, अब सारांश कथन का समापन और गृह कार्य। फिर दूसरा दिन शुरू हुआ। दूसरा दिन शुरू हुआ तो वापस बोर्ड कार्य, कक्षा इन्होंने लिखा था कि द्वितीय खंड। प्रवेशिका द्वितीय खंड क्यों लिखा है खुशी जी? सर वो अपने सर वो निर्देशिका ने लिखा। क्या देखता हूं मैं। और सर और एक चीज पूछनी थी आपको, बोधगम्य प्रश्न उत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर तो उसी तरह से लिखा है। बोधगम्य को भी, पारिभाषिक बोधगम्य जो को भी अपन टेबल प्रश्न बना के लिखते हैं। उत्तर है वो जैसे दिए ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ऐसे लिख सकते हैं क्या जैसे मैंने लिखा है? वो थोड़ा मैसी लगता है, वो बाजू बाजू में लिखना बहुत कंजस्टेड हो जाता है, तो ऐसा चलेगा क्या? से चलता तो है, थोड़ा और सुंदर दिखे इसके लिए अपने जो पुस्तक में दी है उस तरह हम खंड बना के यदि देते हैं तो सुंदर दिखता है, व्यवस्थित रहता है। तो आप वैसा करें जैसा उसमें लिखा है। और इसके बाद बाकी सब वही है, सोपान। ओके सर। और सर ये जो कविता जी ने जो लिखा है पहले पेज पर, सर आपने हाँ बोला ना पहले पेज हाँ पर ही लिखना है फिर दूसरे पेज से स्टार्ट करना है, तो वो हाँ एग्जाम में भी एक पेज हम वैसे अलग से करेंगे फिर दूसरे पेज से स्टार्ट करना है? हाँ, वो तो सभी जगह करना है। और द्वितीय खंड, प्रवेशिका द्वितीय खंड, द्वितीय खंड को ब्रैकेट कर दीजिए। यदि लिखना है तो द्वितीय खंड ब्रैकेट कर दीजिए। इसका मतलब हो गया द्वितीय खंड का अर्थ है प्रथम खंड बालबोध हो गया, द्वितीय खंड है ये प्रवेशिका हो, है ना। तो उसको हम ब्रैकेट में दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने पाठ योजनाओं में होने वाली जो सामान्य कमियां हैं उस पर हमने चर्चा की। और उसका उद्देश्य यही रहा कि आप आगे उसमें सुधार करें। एक राजश्री जी की भी आई है, तो उसमें तो कहाँ है राजश्री जी? हाँ, उन्होंने जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं ना,
वो लिख दिया है, जैसा हम पढ़ाते हैं वो लिखा है, जबकि पाठ योजना नहीं, पाठ योजना बनानी थी। जैसे इसमें पहले आपने ये तो बोर्ड कार्य कर दिया, फिर उसके बाद पूर्व पाठ मूल्यांकन, और पूर्व पाठ मूल्यांकन भी प्रश्नोत्तर नहीं किए हैं। बाद में हाँ दिए हैं क्वेश्चन कुछ। उसके बाद उद्देश्य कथन, फिर उद्देश्य कथन में सामान्य उद्देश्य विशेष उद्देश्य कहाँ से आ गया है? और ये फिर निर्देश, निर्देश सहायक सामग्री, प्रस्तुतिकरण, मतलब अव्यवस्थित है। तो आपको इतना सरल मैंने तरीका बताया कि हमारी जो आदर्श पाठ्य योजना पुस्तक में दी है ना, उसको आप आइडियल बनाइए ना, उसको सामने रखिए और उसके हिसाब से बनाते जाइए। हर पार्ट की, जिस पार्ट की बनाने दी जाए उस पार्ट की बनाइए। बस पाठ में जो जो कंटेंट है वो बदलता जाएगा, बाकी सामान्य प्रक्रिया तो एक सी रहेगी, योजना की जो रहेगी प्रक्रिया। इसलिए उससे फिर आपको गलती नहीं होगी, है ना। एक अपने पास आधार हो गया, आधार होने से गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती। इसलिए आप जो आपकी प्रशिक्षण निर्देशिका में आदर्श पाठ योजना दी है, इसमें बताया था आपको दूसरे नंबर की जो आदर्श पाठ योजना है देवशास्त्र गुरु वाली, उस वो संवाद पाठ की है। तो ये भी संवाद है आत्म परमात्मा, तो उसका आप प्रयोग करिए कैसे उन्होंने किया है ना। और सामान्य उद्देश्य विशेष उद्देश्य इसके शुरुआत में ही दे दिए हैं, तो उनमें से सामान्य उद्देश्य की मैं सामान्य उद्देश्य विशेष उद्देश्य तो पाठ से संबंधित होता है। और उसके बाद ये पूरे जो पॉइंट्स हैं आगे 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 बढ़ते हुए इनके आधार से लिखते जाइए। और बहुत कुछ तो वही लिखना है कि इसमें हम क्या कराएंगे। और आगे भी एक पाठ योजना है, वो मैं कौन हूँ की पाठ योजना है ना। तो उनमें से कोई भी आप पाठ योजना लेके उसके आधार से बनाइए। उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, फिर सहायक सामग्री, है ना, और पूर्व पाठ मूल्यांकन, तीनों तरह का, फिर उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण। अच्छा, इसमें भी प्रस्तुतिकरण के अंदर ऐसे ही दिया है, इधर और इधर। पिछली वाली में नहीं था, है ना, पिछली वाली में सीधे सीधे था, तो आप तो सीधे सीधे लिखिए, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, वो उसमें कंफ्यूजन नहीं होता, है ना। इसमें आप कोई ऐसे भी पढ़ता है, देखिए खुशी जी, कोई ऐसे पढ़ता है कोई ऐसे पढ़ता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप बताना थोड़ी जाओगे कि ऐसे पढ़ो भैया, नंबर भी नहीं डाले इसमें तो, जबकि नंबर डालना होते हैं। तो अब आदर्श पाठ योजना है, लेकिन उसमें अभी काम चल रहा है, तो और सुधार हो जाएगा। प्रथम दिन आया, बाकी तो आपने जो बनाया है वही है इसमें, या इसमें जो है वैसे ही आपने बनाया है ना। तो बाकी लोग भी इस आदर्श पाठ योजना का प्रयोग करें, है ना, और अच्छे से पाठ योजना बनाएं। अब जिसको जो सवाल हो पाठ योजना संबंधी वो पूछिए पहले ज्योत्सना जी, उसके बाद हम अपना पाठ। बोधगम्य में प्रश्न उत्तर जब बना रहे हैं पाठ्य योजना में लिखने के लिए, तो एक प्रश्न बना रहे हैं या बोधगम्य प्रश्न तो काफी सारे होंगे, क्या सभी को बनाना है? बोधगम्य तो पूरे बनाए जाते हैं, वस्तुनिष्ठ में एक बना के पारिभाषिक एक कर दिया, और नीचे नोट डाल देते हैं कि इसी तरह अन्य प्रश्न उत्तर भी तैयार कराए जाएंगे। ठीक है। भावासन का एक कर दिया, अन्य ऐसे ही आएंगे, जीवनोपयोगी एक कर दिया, आएंगे, है ना, ऐसा कर। ठीक है। और कुछ पूछिए। मिताली जी ने पहले हाथ खड़ा किया था, समाधान हो गया क्या? हो गया भैया।
ठीक है, अब प्रभा जी कुछ कहना हाँ, तो ये मतलब जो भी पाठ मतलब किताब में जो परफेक्ट है वो एक हमें बता दीजिए, तो फिर मैं करके उसको जैसे फॉलो करेंगे। आप तो देवशास्त्र की आपने जो बोला ना पाठ देव योजना शाह की नंबर नहीं है या कुछ तो भी है। है ना, उसको फॉलो करिए। और मैंने बीच में जो बता दिया है कि इसमें ये चीज आप और ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा, वो आपको ध्यान नहीं भी रहता है तो आप उसको आधार बना के आप लिख दीजिए। ठीक है, बाकी जैसे मैंने प्रस्तुतिकरण में कहा कि एक के बाद एक पॉइंट लिखिए, तो अब आपको मान लीजिए वहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे उससे, तो नंबर तो डाल दीजिए कम से कम, है ना खुशी जी। जैसे आदर्श वाचन 1, अनुकरण वाचन 2, तो ये तो कर सकते हैं ना अपन। इससे क्या होगा कि किसके बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है वो कम से कम स्पष्ट हो जाएगा। इतना तो ध्यान रख ही सकती है प्रभा जी। हाँ। हाँ मेरे जी, तो बड़ी हैंडीकैप चल रही है, एक तो किताब ही कल मिली है। अब देखिए पिछले साल की समस्या ठीक है, कोई 3 ही दिन बात नहीं। पढ़ा मैंने, ये इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ना पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या, तो फिर मैं वो प्रिंट करके कम से कम पढ़ लूं, हाँ है ना। एग्जैक्टली, आप आप देवसास गुरु को अ, ठीक। आधार बना के बना दीजिए, है ना। और थोड़ा बहुत मैंने बताया है, यदि वो भी याद रह जाए तो आप और सुधार कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, बाकी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, चलिए। पर आप हमारा जो पर्टिकुलर अभी आपने आज खुशी जी का डिटेल में कवर कर लिया, ऐसे सब स्टूडेंट्स का करेंगे कि हमारे ही उस पे लिख के भेजेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। ये मैंने सबका तो बता दिया, मैं क्या करूं। अरे बाप मैंने रे। सबका सभी की तो पाठ योजना पलट पलट के बताई थी शुरू में, ये इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये है ना। अब मेरी आप चाहें ये तो आपकी दुनिया रिकॉर्डिंग निकल हो ही आया। रही है, वो सुन लेना वापस। हाँ, चलिए अब मेरे मैं अरे बोलेंगे। कोई बात नहीं, आपका भी हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, मैं ये पूछ रही हूँ अभी हमें कितनी पाठ योजनाएं और लिखनी है, क्योंकि मुझे किसी काम से 2 दिन के बाद निकलना है। तो एक मैं पाठ योजना कल मिल जाएगी आपको, तो वो आप जितनी जल्दी जमा कर दें। फिर आखिरी जो होती है वो उस पेपर के अंदर होती है, क्वेश्चन पेपर, है ना, वो अलग से पाठ योजना नहीं होती, एक तो पेपर होता है। फाइन, तो हमें 2 बनानी है। बस 2 और बनानी। अभी हमें 2 बनानी, 2 आप और हाँ, एक तो आपने जमा नहीं की है वो, और वो एक और वो मैं जो ठीक है मेरी हो गई है, कर दूंगी जो दूसरी वही बता दीजिए, फिर मैं थोड़ा छुट्टी जाऊंगी। और इसके बाद एग्जाम होगा वो, बस। फाइन। चलिए बहुत अच्छा। और और किसी को कुछ सवाल है तो अपन सट कारक पे सट आवश्यक पहुंच जाएं, पहले प्रभा जी से सुन लें। उनकी अच्छा, जो एग्जाम में है बात है तो वो हमें योगदान सारी करना अनवितियां पड़ेगा। करनी पड़ेंगी। हाँ जी। एग्जाम में मतलब मेरे को जहां तक ख्याल है ना, तो वो बहुत इतना जल्दी जल्दी हम लिखेंगे कैसे। यही सोच सोच के परेशान हो रही अरे आप परेशान हूँ। क्यों हो रही हैं, आपकी तो हेड क्वार्टर में सीधी पहचान है आप। उससे भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऐसा है, अभी आप अभ्यास करेंगे ना तो आपको वो याद हो जाएगा, फिर दूसरी बार फिर बनाएंगे अभी पाठ योजना, अभी जितनी कठिनाई हुई है उससे सरल हो जाएगा, फिर तीसरी बार जब बनाएंगे तो और आपको सरल हो जाएगा, और उसमें आपको एक सरलता और दी जाएगी जो आपको बताया था मैंने, है ना। सेकेंड दिन जब द्वितीय दिन में आएंगे तो आपको एक ही अनुवृत्ति में पूरा पाठ खत्म कर देना। तो हम भी अच्छा, एग्जाम में 2 ही अनवितियां करनी है। 2 दिन, पहले दिन में 2 अनुवृत्तियां और दूसरे दिन में एक ही अनुवृत्ति में पूरा, है ना। मतलब ये कि आपको आपका समय बचाने के लिए
यहाँ से भी परीक्षक लोग, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, वो सब प्रयास करते हैं। वो जानते हैं कि 2 घंटे में व्यक्ति कितना लिखेगा, तो उस हिसाब से ही पेपर दिया जाता है और उस हिसाब से ही आपको लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है ना? तो आप बस वहां के लोग फास्ट लिखते हो देखो, सर। आपको यदि क्रम याद नहीं होगा और आपको मुख्य मुख्य बातें जो एक सी ही लिखना है, जैसे सामान्य उद्देश्य है, मतलब जो पहले तो सोपानों का क्रम, फिर दूसरा ये कि इसमें सामान्य उद्देश्य में क्या लिखना है, विशेष उद्देश्य में क्या लिखना है, ये आपको पता है। कौन सा पार्ट दिया गया तो वो पार्ट का ही उद्देश्य वो सामान्य उद्देश्य होता है, विशेष उद्देश्य होता है। फिर पूर्व ज्ञान में क्या है, इस पाठ से संबंधित पहले पहले क्या पढ़ा हुआ है। और आदर्श वाचन में जो सभी पाठों में एक से ही लिखा जाता है, ये इस तरह से हम आदर्श वाचन करेंगे। अध्यापक स्वयं ही उचित आरोह अवरोह के साथ पाठ का वाचन करता है। मतलब ऐसा लिखेंगे कि अध्यापक स्वयं ही करेंगे, उचित आरोह अवरोह के साथ पाठ का वाचन करेंगे। तो ये निर्देश तो सब में ही लिखना है। तो कुछ चीजें तो जो एक पाठ योजना में लिखनी है वही दूसरी में लिखनी है, वही तीसरी में लिखनी है। तो उतनी चीजें तो याद हो जाना चाहिए। सारांश कथन है तो उसमें अभी इस अनुमिति में आई जो परिभाषाएं हैं, सिद्धांत, वाक्य हैं, तथ्य हैं, उन सबको दोहरा दिया जाएगा। इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आप अभी करते करते आपको याद हो जाएंगी और फिर आप फटाफट उसको बना दें। ठीक है? और आप जितनी ईमानदारी से काम करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि आपके पास किताब भी रहेगी। हम लोग तो यहाँ जो परीक्षा होती है उसमें उनको प्रेस बुक देते हैं, प्रशिक्षण निर्देशिका नहीं होती उनके पास। सिर्फ ये पाठमाला है, शिक्षण पद्धति वाली में जो पाठ योजना बनानी पड़ती है, पाठ निर्देश बनाने पड़ते हैं ना, उसके लिए ये दी जाती है प्रेस। कोई निशान नहीं लगा रहता उसको। सिद्धांत वाले में तो कुछ नहीं दिया जाता, वो तो पूरा खुद याद करके करना है। तो अब आपके पास तो है, वहां रखी है। अब आपकी ईमानदारी है कि आप पूरी तैयारी करके और जैसे यहाँ होता है वैसे ही आप एक तरफ रख दें किताबों को और फिर आप ईमानदारी से बनाएं। तो आपको खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने पूरा, जितने भी मार्क्स आए, जो भी हमारा रिजल्ट रहा, वो हमारी मेहनत का है ना? तो ऐसा आपको करना है। इसके लिए आपको पहले से अच्छी तैयारी करनी। ठीक है? चलिए, और किसी को कुछ कहना है? कविता जी। सर, ये आदर्श वाचन में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, किसी एक पाठ में मुझे मिला था लिखा हुआ कि चूंकि कक्षा 14 वर्ष से बड़े परिपक्व विद्यार्थियों की है और हमारे पास समय की कमी भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते अपन। कोई समय की कमी नहीं है, आपको पूरा करना है। ठीक है? आप पूरा पूरा लिखिए। सर, मैंने दोनों ही ऑप्शंस लिखे इसके। मैंने उसमें दोनों ही लिखे, क्योंकि वो ओरल के लिए ठीक है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लिखने में हमको पूरा लिखना है। पूरा लिखना है ओरल के लिए। तो आपको 5 पार्ट दिए जाएंगे, उनमें से कोई भी आप 5 की तैयारी करके आएंगे और कोई एक पार्ट परीक्षक हमारे साथ बैठेंगे, वो आपको कोई भी एक पार्ट देंगे और आपको उस पार्ट को, उस अनुमिति को कौन सा दिन दे रहे हैं, कौन सी अनुमिति दे रहे हैं, तो उतने 5 पार्ट आप पहले से डिवाइड करके आए, मुख्य बिंदु वगैरह छांट के लाएं, उदाहरण की हिंट्स लिख लें। वो पढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है, पद्धति है, उसमें तो आपकी किताब आपके साथ रहेगी, यहाँ भी रहती है। तो आप उसमें सब चीजें हिंट्स वगैरह बना सकते हैं, तो जिससे आपको। नहीं, मेरा मतलब ये था ओरल का जब हम एक्चुअल पढ़ाते हैं समय में।
वॉइस नहीं आ रही, ठीक है, वॉइस नहीं है। ओके ओके। तो आप इस तरह से अभी वॉइस नहीं। ओके ओके। अब हम विलंब किए बिना जल्दी से तीसरा विज्ञान पाठमाला भाग 1 सठ आवश्यक पाठ 4 इस पर आएंगे। और तो सबसे पहले पढ़ाएंगी मिताली जी, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ पाठ कौन रह गया है? राजश्री जी, ठीक है। उसके बाद हम करों पर आएंगे यदि समय बच गया तो। ठीक है ना। और अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। अब यहाँ नेट मैंने चेंज किया है, वो कुछ जो चल रहा था वाईफाई वो गड़बड़ कर रहा था, तो मैंने अपना हॉटस्पॉट लगाया मोबाइल से। अब ठीक आ रहा है थोड़ा। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लीजिए, अब टाइम बचा नहीं है। ज्योत्सना जी तैयार रहे, मिताली जी। एक बार तो ऑलरेडी जो आत्मात्मक की दे दी थी, उसके अलावा दूसरा षट आवश्यक बनाना था कि कोई भी बना दें? ये कौन सा नया क्वेश्चन है? अभी बना आपने बोला दूसरी दूसरी वाली जो बनानी भेजनी है, वो कौन से चैप्टर की है? अभी नहीं बताई गई है। अच्छा ठीक है। अभी तो ये पढ़ाने के लिए कहा गया है, ठीक है। आप लोग इस तरह क्वेश्चन। नहीं, आपने बोला ना कल सबमिट करनी है, वो क्या करना है? हे परमात्मा, मैंने ये कहा है कल सबमिट करना, कहाँ बोला मैंने? मैंने ये बोला है कि कल आपको नई पाठ योजना दे दी जाएगी। अच्छा ठीक है। यहाँ अभी प्रभा जी ने लिखा ना कि अनाउंस होगी। अच्छा ठीक है। तो अभी अभी आप ये कहा है कि अभी जिसने नहीं किए है वो जल्दी करके दे दो, क्योंकि नहीं तो फिर कल नई मिल जाएगी, फिर उसमें लग जाओगे। के बीच में आधी बात समझ नहीं आती। कोई बात नहीं, वो हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम से हो गया हो, आपकी गलती नहीं है। अब जल्दी से अपन मिताली जी को बुला रहे हैं सामने, और वो अपना पाठ शुरू करेंगे। सभी 60 आवश्यक पाठ निकाल लीजिए, चौथा पाठ। और इस पाठ के आधार से आप अभी मिताली जी पढ़ाएंगी, तो आप अपनी डायरी में कॉपी में नोट करिए कि उन्होंने क्या भूल की है, जिससे आप बता सकें और उनको सुधार करा सकें और उन्हें एक अच्छी अध्यापिका बना सकें, बनने में, ठीक है। भैया मेरे पास एक आध क्वेश्चन था। ये जो शतावश्यक में ब्रैकेट में पहले दिया है कि मंदिर जी में शास्त्र प्रवचन हो रहा है, ये तो ये हाँ, आदर्श वाचन में लेना है या बच्चों को बस बता देना है कि पाठ ये में तो ऐसा बता है? देते हैं अपन, ये बोलते नहीं है, मतलब
और ये पहले ही आप जब वो पढ़ाएंगे ना, बोलेंगे कि ये पाठ इस पाठ में संवाद किया गया है, तो उस हाँ एक प्रवचन ठीक है। प्रवचन कर रहे हैं और तभी श्रोता लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और कोई श्रोता उनसे प्रश्न करते हैं। इसी आधार पर ये पाठ तैयार किया गया है ना। ठीक है भैया। और मेरा पहली मैंने संवाद से। यहाँ संवाद स्टार्टिंग से और नाम तक का लिया है अनविति, हाँ, जहाँ छह और नाम। और कोई भी अपन संवाद नहीं बोलते हैं कि प्रवचनकार की एक श्रोता फिर मतलब हाँ इस तरह उचित आरोह अवरोह में बोलते हैं कि ये समझ में आ जाए कि अब किसी ने श्रोता ने प्रश्न कर दिया हाँ, और अब जी जी प्रवचनकार समझाने लग गए, उत्तर दे रहे हैं, ऐसा होना इसलिए। हाँ जी, शुरुआत करिए। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। तो आप लोग अपना बुक में 14 पेज नंबर निकाल दीजिए, और आप लोग पहले वाले पार्ट का भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी आपसे वो भी पूछूंगी। चलिए, पिछले पार्ट के रिवीजन हम थोड़ा सा लेते हैं। तो मुझे कौन बताएगा, सात तत्व पाठ किस ग्रंथ से लिया है और उस ग्रंथ के लेखक कौन है? सात तत्व पाठ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हाँ खुशी जी बताइए। तत्वार सूत्र ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है, और उनके आचार्य उमा स्वामी लेखक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, प्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं और वे कौन कौन से हैं? कौन बताएगा ये? ज्योत्सना जी बताइए। एक सेकेंड, क्या पूछा था? प्रयोजनभूत तत्व किसे कहते हैं और वे कौन कौन से हैं? अच्छा, प्रयोजनभूत तत्व वो होते हैं जिनकी जानकारी और सही श्रद्धान के बिना हमें हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। और वे कौन कौन से हैं? ये जीव अजीव, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्रव्य दृष्टि का विषय क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था पिछली क्लास में, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। द्रव्य दृष्टि का विषय क्या है? थोड़ा सा बड़ा, इसे आप पार्ट्स में डिवाइड करके आपने याद किया होगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था। कौन बताएगा ये? हाँ मृदु जी बताइए। म्यूट है आप मृदु जी। आप म्यूट मुझे हैं। क्या आपने सर वो मृदु जी को, मैं बता यदि एक अनुशासन का पालन ओके। करें कि मैं सबको अनम्यूट कर दे रहा हूं, लेकिन जब आप नहीं बोल रहे हैं तो आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ध्यान नहीं रखते, इसलिए मुझे सबको म्यूट करना पड़ता है। आप यदि बोलना बंद करेंगे तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। और जब आपसे कहा जाए मिताली जी बोले कि आप बोलिए, तब आपको अनम्यूट करके स्वयं और बोलना है। तो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। अब मैं प्रयोग करूंगा कि आप अनुशासन का पालन करते हैं कि नहीं। हाँ जी, अब अपने आप से अनम्यूट करके हाँ देखिए, हो रहा है। मृदु जी बताइए। हाँ जी। नहीं हो रहे अनम्यूट। हो गया। हाँ द्रव्य दृष्टि मैं बता रही थी। द्रव्य दृष्टि का विषय तो कोई भी हो सकता है, कोई लेकिन द्रव्य दृष्टि हम जिसको कहते हैं वो कि सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान के साथ अगर आत्मा की बात करें, आत्मा को द्रव्य दृष्टि से डिस्क्राइब करें, तो इनको सातों तत्वों को यथार्थ श्रद्धान के साथ जानकर समस्त पर पदार्थों और शुभ अशुभ दोनों प्रकार के जैसे आश्रव होते हैं, और आश्रव और राग उन विकारी भावों से और अविकारी भावों से, जैसे संवर निर्जरा से भी पृथक जानकर, और त्रिकाली ज्ञान स्वभावी ध्रुव आत्म तत्व को जब हम बात करते हैं तो उसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं। बहुत सुंदर है ना। हमें इसे इसी तरह से याद रखना है पार्ट्स पार्ट्स में, कि हम समस्त सात तत्वों को यथार्थ जान रहे हैं और किन किन से भिन्न, समस्त पर पदार्थ, शुभ अशुभ, विकारी भाव और संवर आदि अविकारी भाव, इनसे भिन्न। चलिए बहुत बढ़िया। अब कौन बताएगा भाव संवर किसे कहते हैं? भाव संवर किसे कहते हैं, कौन बताएगा? प्रभा जी बताइए।
पुण्य पाप के विकारी भाव मतलब आशव को आत्मा के शुद्ध वितरागी भावों से रोकना भाव संवर है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं 7 तत्वों को डेली लाइफ में हम कैसे यूजफुल बना सकते हैं। मतलब हमने पढ़ा तो सही 7 तत्व, टॉपिक थ्योरेटिकल पढ़ लिया, प्रैक्टिकली हम इसे कैसे अपना सकते हैं। कोई अगर मुझे बता सके कि प्रैक्टिकली हम ऐसे ऐसे ध्यान दे सकते हैं 7 तत्वों का। हाँ ज्योति जी बताइए। ये संवर तत्व का वो भाव संवर की डेफिनेशन बतानी है क्या? नहीं नहीं, 7 तत्वों को डेली लाइफ में हमें कैसे यूज करना है। भाव संवर तो हो गया, कैसे हम यूज कर जैसे सकते वो हैं नाव का यूजफुल है। एग्जाम्पल है कि जैसे नाव है उसमें कोई व्यक्ति बैठा है, तो जो व्यक्ति है वो जीव है और जो नाव है वो अजीब है। नहीं तो हम डेली लाइफ में कैसे उसे यूज कर सकते हैं। हम डेली लाइफ में मतलब हम नाव में तो नहीं जाएंगे, तो हम उसे हाँ कैसे हाँ हाँ। बना सकते हैं डेली लाइफ में। डेली लाइफ में जैसे मैं खुद जीव हूँ, जीव तत्व है ना। अब वो लेट से मैं कुछ शॉपिंग करने गई तो मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई, तो वो अजीब तत्व हो गई, अजीब हो गया। अब वो मैं ले रही थी कि बस की तो आवाज नहीं आ रही है। कोई और बताना चाहेगा डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। ज्योत्सना जी बताइए। आ, ये 7 प्रयोजनभूत तत्वों में मैं कौन हूँ ये जानकारी होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो जब मैंने अपने को बाकी के तत्वों से पृथक जान लिया तो मैं हर समय उठते बैठते खाते पीते जानते हुए अपने आप को अगर जीव मानूं और ज्ञान आनंद स्वभावी आत्म तत्व जानूं मानूं और उसी में श्रद्धान करूं तो मेरा दुख अंशतः दूर रह सकता है। क्योंकि जैसे मान लो मेरे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आती है या मेरे शरीर में कोई चोट लगती है तो मैं उसको अपने से पृथक देख पाऊंगी और हर समय अपने स्वभाव का आश्रय लेके, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके उसको ज्ञाता रूप से देखकर अपने से पृथक जानकर उसमें ही अपना उपयोग लगाऊंगी तो मुझे अंशतः दुख दूर होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही मैं चाह रही थी कि हम आश्रवबंध को हम जाने डेली लाइफ में। जो हम जब हम कषाय उत्पन्न हो रही है हमारी, या किसी के प्रति राग उत्पन्न हो रहा है किसी चीजों के प्रति, तो हमें ये एनालाइज खुद से ही करना है और हमें फील होना चाहिए कि हाँ ये आश्रवबंध हो रहा है मेरा, मैं इनसे बच सकती हूँ किसी तरह से, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और नाव के उदाहरण से एक बार 7 तत्व कोई बता दीजिए तो हमें क्लियर हो जाएगा। एक बार नाव के उदाहरण से कौन बताएगा। तो हाँ कविता जी आप बताएंगे। आवाज नहीं आ रही आपको। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आप ईयरफोन्स या तो लगाए तो वो निकाल दीजिए, तो या पता नहीं। ईयरफोन्स लेने जाना पड़ेगा। नहीं नहीं अब आ रही है। आप थोड़ा सा, अच्छा आपकी आवाज शायद गला बैठा है क्या, आपका आवाज धीमे आ रही है। चलिए कोई नहीं, हम राष्ट्री जी से पूछते। राष्ट्री जी आप बताएंगे नाव के उदाहरण से 7 तत्व घटित कीजिए एक बार। 7 तत्वों के नाम जीव। हाँ नाव, जी। नाव के, बोट के एग्जाम्पल से जो हमने लिया था ना, नाव के हाँ, एग्जाम्पल से। नाव के एग्जाम्पल से जीव वो तो आत्मा है और उस ना वो नाव में पानी आने का, उस नाव में छेद स- वो सही सही चल रहा है, बढ़िया। वो आत्मा जीव है और नाव अजीव है। उसमें पानी आने से आश्रव कहते हैं। उसमें पानी बंद होना उसको बंद कहते हैं। उसको छेद को बंद कर देना बंद कहते हैं। और छेद को
वो जो छेद है, वो जब पानी अंदर आ गया तब हम बंध हो गया। बंध और बंद दो अलग अलग वर्ड्स है, तो अलग अलग शब्द हैं। बंध मतलब हाँ। मिल जाना उसमें। हम्म। फिर आगे बताइए। न- वो पानी आने से बंद कहते हैं। और वो पानी उसमें से निकल गया, उसको संवर कहते हैं। और उससे पानी पूरा निकल गया, उसको निर्जरा कहते हैं। और पूरी तरह से निकल गया, उसको मोक्ष। अच्छा देखिए, आप थोड़ा आपको एक बार और पढ़ना पड़ेगा पिछला चैप्टर, और जो हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स है आप उसे भी सुनिए, तो आपको वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे संवर निर्जरा मोक्ष में आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है। वो जो होल है, जो वो छेद हो गया है, उसे हम बंद कर देंगे तो वो संवर हो जाएगा। और फिर हम हाँ। पानी निकालना चालू करेंगे, तो थोड़ा पानी निकालते जा रहे हैं, वो निर्जरा। और पूरा पूर्ण तरह से पानी निकल जाना, ये मोक्ष तत्व है। ये मोक्ष। उदाहरण है, ये उदाहरण है, उदाहरण से घटित कर रहे हैं इसे। चलिए, बहुत बढ़िया है। चलिए, अब हम अगला हमारा पार्ट देखेंगे। तो आपने ये देखा होगा ना, जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है, पहले दिन जब स्कूल जाता है तो उसे कुछ ना कुछ इसे सामग्री हम देते हैं, आवश्यक सामग्री बिल्कुल, कि भैया बॉटल लेके जाना, रुमाल लेके जाना, छोटा बच्चा है तो ऐसी सारी चीजें होती हैं, आवश्यक चीजें होती हैं। और उसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे हमें किसी राजा से मिलना हो तो उसकी कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है हमें। तो ऐसे ही जैसे हमें अपने भगवान आत्मा से मिलना है, हमें अपने प्रभु से मिलना है, तो कुछ आवश्यक कर्तव्य होते हैं। तो ये आवश्यक कर्तव्य होते क्या है, इनका क्या स्वरूप है, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आप सब निकाल लीजिए 14 नंबर का पेज। और आप लोगों ने अंडरलाइन तो किए होंगे पॉइंट्स, जैसे हमने पिछली क्लास में कहा था कि अगली क्लास में हम ये पार्ट लेंगे, तो उसे आप लोग अंडरलाइन पॉइंट्स किए हुए होंगे। और अगर नहीं किए होंगे तो आप अभी जब मैं पढ़ूंगी तब आप अंडरलाइन करते जाइए, तो आपको वो याद रहेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और मैं पूछूंगी भी आपसे, और अच्छे से आप सुनिए, क्योंकि आप में से किसी दो को भी ऐसे ही सेम तरह से पढ़ना होगा। ठीक है? और इसमें हम, ये जो पार्ट है हमारा, पार्ट 4 षट आवश्यक, इसमें संवाद शैली है। एक प्रवचनकार है, एक श्रोता है। तो श्रोता और प्रवचनकार के बीच की संवाद शैली है। इसी के साथ एक और चीज पे मैं आपका ध्यान देने के लिए कहूंगी, मैं आपको यहाँ पे एक छंद दिया है, नीचे एक श्लोक दिया है, तो वो श्लोक को भी आप ध्यान से सुनिए, है ना, क्योंकि उसमें भी उच्चारण स्पष्ट हो, इसलिए मैं बस बोल रही हूँ कि आप ध्यान से सुनिए। चलिए। संसार के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, और उन दुखों से बचने के लिए उपाय भी करते हैं, पर उनसे बचने का सही उपाय नहीं जानते हैं, अतः दुखी ही रहते हैं। नेक्स्ट। तो फिर चलिए, अब आप लोगों ने सुना होगा ना, और अंडरलाइन भी कर लिया होगा। अब आप में से कोई दो लोग पढ़ेंगे इस पार्ट को। खुशी जी, आप श्रोता बनेंगे, और प्रभा जी आप प्रवचनकार बनेंगे। आप प्रवचनकार का पार्ट करिए। और अभी भी अगर किसी ने अंडरलाइन नहीं किया तो आपके पास एक और अवसर है, आप अभी भी पॉइंट्स अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाद में आपसे पूछूंगी, और सब अच्छे से सुनेंगे कि इन्होंने कहीं गलती तो नहीं करी है, फिर मैं गलतियां भी आपसे पूछूंगी। चलिए पढ़िए। संसार के समस्त प्राणी दुख चाहते हैं और प्रभा दुख जी से डर। आपको बोलना है। मैं ही बोल रही हूँ। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आ रही है। तो प्रवचनकार वाला पहला पार्ट से शुरू कर रहे हैं ना सही है, अपन? सही है, सही था। हाँ ठीक है, मैं ही पढ़ रही थी। संसार के समस्त प्राणी दुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, उन दुखों से बचने के लिए उपाय भी करते हैं, पर उनसे बचने का सही उपाय नहीं जानते हैं, अतः दुखी ही रहते हैं। तो फिर दुख से बचने का सच्चा उपाय क्या है? आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा उपाय है, और यही निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। नेक्स्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई बताएगा कोई कुछ गलती की है इन्होंने पढ़ने में, कुछ गलत हुआ? अच्छा, ये मुझे सुनाई दिया क्या, या सबको? संसार के समस्त प्राणी दुख चाहते हैं, ऐसा शायद उन्होंने बोला था। ये किसी ने नोट डाउन नहीं किया? आप लोग का ध्यान नहीं है मतलब। सुख चाहते हैं राइट, दुख नहीं चाहते हैं। ये हमारा बहुत ही मेन पॉइंट है, पूरे पूरे बुक में मेन पॉइंट है। अगर देखा होगा आपने तो सुख चाहते हैं। अगर आपकी बुक में मिस्टेक भी है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो आपको भी वो याद रहना चाहिए कि अच्छा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, सुख चाहते हैं, क्योंकि आपने शायद 2 बार पढ़ा, दोनों बार दुख पढ़ा था।
तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़िया तरह से पढ़ा। अच्छा, अब कौन बताएगा कुछ? आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स कुछ किए हैं हाईलाइट, कोई बताना चाहेगा? कोई बताएगा? मृदु जी बताएंगे आप? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से पहला तो संसार के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, दुख से बचने के उपाय भी करते हैं, बट सही उपाय नहीं जानते हैं, तो ये उनके दुख का कारण है। और दूसरा ये है कि सच्चा उपाय तो आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही है, तो इसको निश्चय से आवश्यक कर्तव्य कहते हैं, क्योंकि सच्चा रास्ता तो आत्मा में लीन होकर ही है। और फिर लेकिन गृहस्थों के लिए जो चलिए, कोई और हाँ बताएगा? आगे के पॉइंट्स हम डिवाइड कर देते हैं। खुशी जी आप बताएंगे आगे के हाँ, पॉइंट? तो उसमें यह है कि गृहस्थ हो या मुनिराज, सबके लिए दुख मिटने और सच्चे सुख प्राप्त करने का उपाय एक ही होता है। ये अलग बात है कि मुनिराज अपने उग्र पुरुषार्थ से आत्मा का सुख विशेष प्राप्त कर लेते हैं और गृहस्थ अपनी भूमिका अनुसार अंशतः सुख प्राप्त करते हैं। बढ़िया। कोई और आगे और कोई पॉइंट्स कोई कुछ रह गए? कोई और बताना चाहेगा? ज्योत्सना जी बताइए। जब ये अपनी भूमिका अनुसार जो भी जीव इस मार्ग में चलने का जो कार्य करते हैं, उस समय उनको आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक तो होगा ही, लेकिन उसके होते हुए साथ साथ में शुभ विकल्प भी आते हैं, जिनको व्यवहार आवश्यक कहते हैं। और ये होते हैं हाँ। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान और या ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, बढ़िया, सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं ना। तो अब हम आगे हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, इसको थोड़ा और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखा सच्चा सुख। तो सच्चा सुख कौन सा होता है? हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। सच्चा सुख कौन सा होता है? जो निराकुल सुख होता है और जो कंटिन्यूस होता है ना, बिना ब्रेकेज के होता है, कोई ब्रेक नहीं है, कुछ थोड़े टाइम के लिए नहीं होता, वो परमानेंट सुख होता है, वो होता है सच्चा सुख। और जैसे सुख नहीं, क्योंकि सच्चा उपाय नहीं जान पाते, इसलिए जीव सच्चा सुख नहीं प्राप्त कर पाता है। जैसे अगर हमें मुंबई से दिल्ली जाना है और हमने ट्रेन ले ली कन्याकुमारी की, तो हम सही जगह पहुंच पाएंगे क्या? हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम गलत जगह पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा जो उपाय है वो ही गलत हो रहा है। और जैसे आप ऐसे सोचिए कि अगर किसी को थोड़ी खांसी हो रही है या पोल्यूटेड जगह गए और खांसी हो रही है उसे, और वो खांसी की दवाइयां खाते जा रहा है, पर वो खांसी सही नहीं हो रही है, और फिर डायग्नोस करके पता चला कि इसे तो अस्थमा है, तो कोई जब जब तक उसने सच्चा उपाय नहीं किया अस्थमा का, तब तक वो खांसी सही नहीं होगी। ऐसे हम बहुत सारी बीमारियां देखते हैं ना, कि कैंसर की बीमारियां ऐसी निकल के आती हैं कि उपाय करते जाते हैं और फिर आखिरी में पता चलता है कि कुछ असर ही नहीं कर रही है, तब पता चलता है कि अच्छा तो बड़ी बीमारी है कोई। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि हमें सच्चा उपाय जो है, हमें जो सुख प्राप्त करना है, उसका सच्चा उपाय हमें जानना है, जो राइट पाथ है, राइट वे है, वो जानना है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि आत्मा को समझकर उसमें लीन होना है। तो आत्मा को समझना मतलब ये नहीं है कि आत्मा को पढ़ना है, रटना है कि आत्मा 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 रटना है, ऐसा नहीं रटना है। या गुणों का भंडार है, ये गुण है, वो गुण है, ऐसे नहीं रटना है। हमें समझना चाहिए कि आत्मा क्या है और अपना उपयोग हमें आत्मा में लगाना है। पर पदार्थ, सारे जितने पर पदार्थ उनसे हटाकर आत्मा में उपयोग लगाना, इसी को कहते हैं आत्मा में लीन हो जाना। और यही क्या बताया है यहाँ पे कि निश्चय से आवश्यक कर्तव्य, जो आवश्यक करने योग्य कार्य होते हैं उन्हें आवश्यक कर्तव्य कहते हैं। और यही क्या है? निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है। अब हमने क्या देखा? साधु के लिए कोई अलग मार्ग हो और गृहस्थ जो हम हैं उनके लिए कोई अलग मार्ग हो सुख प्राप्ति का, ऐसा है क्या? तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो रोग है वो कॉमन है, सेम रोग है। हमारा रोग हो चाहे कोई मुनिराज का रोग हो, भव रोग है हमारा, संसार रूपी भव रोग, तो वो कॉमन है, वो सेम है, इसलिए उपाय भी उसका सेम ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमारे नरेंद्र मोदी बीमार पड़ जाते हैं,
और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या ऐसा है क्या कि उनके बुखार के लिए कोई अलग दवाइयां हैं या कोई अलग हॉस्पिटल है या कोई अलग डॉक्टर्स हैं? वही वही सेम हमारे जो है वही उनके लिए भी काम आ सकते हैं। और जैसे अगर सेलिब्रिटी है कोई, अगर मान लीजिए शाहरुख खान है, उसे अगर भूख लग रही है तो उसके भूख लगने के लिए भूख मिटाने का उपाय कोई और है क्या? नहीं है। उसका भी भूख ऐसे ही मिटेगा जैसे हमारा मिटेगा भूख, जैसे हमारी भूख मिटेगी। तो इस तरह से सबके उपाय जो है साधु के और गृहस्थ के, अगर डिसीज सेम है तो उपाय भी सेम ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि उग्र पुरुषार्थ, तो ये उग्र पुरुषार्थ क्या होता है, इस पे हम देखते हैं, इस पे थोड़ा जोर डालेंगे। तो कुछ एक स्पेशल एफर्ट होता है, जो चारित्र होता है, मुनिराजों का जो चारित्र होता है ना, उसे हम यहाँ पे बता रहे हैं उग्र पुरुषार्थ। तो वो अपने चारित्र के द्वारा जितना वो चारित्र प्रकट कर रहे हैं, और उस चारित्र प्रकट से कषायों की मंदता से क्या हो गया है, उनकी शुद्धि जो प्रकट हो गई है। यहाँ वर्ड आया ना आंशिक शुद्धि, तो यानी आंशिक शुद्धि जो हमारी गृहस्थों की है वो किससे प्रकट हुई है? तो वो कषाय जितनी हट गई है तो वीतरागता से आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है ना? समझ रहे हैं ना आप आंशिक शुद्धि? तो आंशिक शुद्धि का क्या मीनिंग है? पार्शियल शुद्धि है। तो यानी पार्शियल अशुद्धि भी है, जब पार्शियल शुद्धि हुई तो पार्शियल अशुद्धि भी हुई। तो ये आंशिक अशुद्धि जो है वो शुभ राग है हमारा, वो शुभ शुभ रूप जो हमारा व्यवहार से आवश्यक कर्तव्य है वे आएंगे यहाँ। और हमने क्या देखा कि निश्चय से जो आवश्यक, अच्छा हमने आपको याद है 7 तत्व पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा मोह। तो इसमें से जो व्यवहार आवश्यक है ना, जो हम व्यवहार आवश्यक आगे अभी पढ़ेंगे, जिनके हमने अभी नाम पढ़े थे, वे व्यवहार आवश्यक क्या है? वे आश्रव और बंध के हेतु है। उनसे आश्रव और बंध होता है, भले ही वो पुण्य आश्रव और पुण्य बंध होता है, पर होता आश्रव और बंध ही है। और जो निश्चय आवश्यक है, जो यहाँ बताया आत्मा में लीन होना, वो क्या है? वो संवर और निर्जरा का हेतु है ना? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसे ध्यान रखना है कि आश्रव बंध और संवर निर्जरा के हेतु क्या है। अच्छा, और ये जो कर्तव्य है, ये जो आवश्यक है, ये क्या ऐसे है क्या कि कभी तो कर लिया हमने, जैसे आज कर लिया, आज मूड हुआ है, संडे के दिन छुट्टी है तो संडे हम पूजा कर लेंगे? ऐसे नहीं है। ये रेगुलर रोज करने योग्य कार्य है। अगर हमें अगर खुशी होना, हमें सुखी होना है, खुश होना है, तो हमें ये रोज करने चाहिए। और हमने ये तो सुना ही होगा ना आप सबने कि आवश्यक क्या चीजें होती हैं, तो हम लौकिक में क्या बोलते हैं? रोटी कपड़ा मकान, है ना? ये सुना है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें क्या है? आवश्यक है। पर ये आवश्यक किस लिए? ये संसार में रहने के लिए आवश्यक है। संसारी जीव बने रहना है तो रोटी कपड़ा मकान पे जोर देंगे, पर हमारे लिए क्या है? हमें मोक्ष मार्ग में जाना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए मैंडेटरी क्या है? तो ये जो आवश्यक बताए हैं व्यवहार से, वो आवश्यक है। ठीक है, आया पाठ समझ में आया? ऐसे कोई पॉइंट रह गया आप लोग को नहीं समझ आया, कोई कुछ शब्द ऐसा अगर है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ज्योत्सना जी बताइए। यहाँ पे आंशिक शुद्धि को एक बार फिर से क्लियर कर। हाँ, आंशिक शुद्धि मतलब पार्शियल शुद्धि है। जैसे यहाँ पे श्रावक की बात चल रही है, तो हम मान लेते हैं चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति अथवा पंचम गुणस्थान वृत्ति, है ना? ये हमने परमागम ऑनर्स में पढ़ा, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ, अदरवाइज मैं बोलती कि ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आंशिक शुद्धि यानी जितनी कषाय उसकी मिट गई है, उतने रूप जो वितरागता प्रकट हो गई है उस श्रावक की, इसलिए आंशिक शुद्धि हो गई है। उस रूप शुद्ध ध्यान, शुद्ध आत्मा में लीनता जो हो रही है, वो निश्चय आवश्यक जो हो रहा है वो आंशिक शुद्धि से हो रहा है। और जो व्यवहार आवश्यक हो रहा है वो जो शुभ रूप परिणति हो रही है ना? इस तरह से हम समझेंगे कि हमारी थोड़ी शुद्धि हो रही है। जैसे हम मिथ्यात्व नहीं है, जैसे हमने लास्ट क्लास में बहिरात्मा पढ़ा था, है ना? तो हम बहिरात्मा नहीं, अब अंतरात्मा की बात कर रहे हैं हम। तो अंतरात्मा में आंशिक शुद्धि हो गई है, बहिरात्मा में पूर्ण अशुद्ध है वो जीव, इस तरह हम समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। आप सब अपनी कॉपियां निकाल लीजिए और क्वेश्चन आंसर्स नोट करिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, संसार में सब प्राणी क्या चाहते हैं? आंसर, संसार में सब प्राणी सुख चाहते हैं। सुख चाहते हुए भी प्राप्त क्यों नहीं करते हैं? सुख चाहते हुए भी सच्चा उपाय न जानने के कारण जीव सुख। प्रश्न उत्तर भैया नहीं बोलने, प्रश्न भी प्रश्न बोल दीजिए बस जी। सुख प्राप्ति का सच्चा उपाय क्या है? निश्चय से आवश्यक कर्तव्य क्या है? मुनिराज और श्रावक के लिए सुख प्राप्ति का उपाय अलग है क्या? मुनिराज सच्चा सुख कैसे प्राप्त करते हैं? श्रावक के निश्चय आवश्यक कैसे हैं? श्रावक के व्यवहार आवश्यक कैसे हैं? 6 आवश्यक का श्लोक शुद्धि पूर्वक लिखें। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं, उनके नाम बताएं। चलिए,
अब आप लोग को बहुत कुछ समझ आ गया होगा पाठ का, ऐसा मैं समझती हूँ। तो मैं आप लोग से प्रश्न पूछूंगी, आप लोग उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए ना। चलिए बताइए, अब संसार में समस्त प्राणी सुख चाहते हैं, हमने ये पढ़ा था, संसार में समस्त प्राणी सुख चाहते हैं। चलिए बताइए, संसार में समस्त प्राणी सुख चाहते हैं या नहीं? खुशी जी कह रही चाहते हैं, बढ़िया। संसार में समस्त प्राणी सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं, बढ़िया। संसार में समस्त प्राणी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और सुख कौन चाहता है? संसार में समस्त प्राणी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ने आगे क्या पढ़ा था? आगे क्या पढ़ा था? आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सुख प्राप्ति का सच्चा उपाय अथवा निश्चय कर्तव्य है। नेक्स्ट। तो आत्मा मुनिराज सुख प्राप्त उग्र पुरुषार्थ से करते हैं या नहीं? ऐसे श्रावक के आंशिक शुद्धि रूप निश्चय आवश्यक के साथ साथ शुद्ध विकल्प आते हैं। ये प्रश्न हो गए, ठीक है। आगे चलिए, अब मुझे ये बताइए आप लोग कि आत्मा को हम कैसे समझेंगे? जैसे अभी बताया था मैंने कि आत्मा परमात्मा वाले चैप्टर से पढ़ पढ़ के रट रट के समझेंगे, तो रटकर उसी में लीन हो जाना है ना, वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते उसी में ध्यान लगाए रहना पूरे टाइम, यही होगा ना सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय या आत्मा को समझने का उपाय? हाँ खुशी जी बताइए। जैसे कि सात तत्वों में पढ़ा था, जीव और अजीव यानी देह और से अपने आत्मा का की भिन्नता का भेद ज्ञान करने का प्रयास करेंगे। हाँ और बढ़िया, मतलब हमें रटना नहीं है ना, हमें समझकर उसमें लीन होना, यानी हमने जैसे अभी मैंने बताया था ना, उपयोग लगाना है हमें आत्मा में, पर पदार्थों से राग आदि से उपयोग हटाकर आत्मा में लगाना है। बढ़िया। अच्छा, कल का मैच सबने देखा होगा, आईपीएल का? नहीं देखा होगा, हाइलाइट्स तो आज देखे ही होंगे, पता तो चल ही गया होगा चेन्नई सुपर किंग्स जीत गई थी। तो धोनी ना मैच जीत गया, धोनी 2 महीने से ट्राई कर रहा था कि वो चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल्स में आ जाए, जीत जाए, तो जीत गया मैच। जो सुख चाह रहा था वो सुख मिल गया उसे, तो अब उसे क्या का दुख है? उसे किस चीज का दुख है? बताइए, कौन बताएगा उसे किस चीज का? उसे तो सुख पूरा प्राप्त हो गया ना, सच्चा सुख प्राप्त हो गया उसे। कौन बताएगा ये? हाँ ज्योत्सना जी बताइए। ये सुख टेम्परेरी था, इसलिए ये सच्चा सुख नहीं था, और इस वजह से अब वो ये आकुलता रूप बना रहेगा, और ये खत्म हुआ तो दूसरी आकुलता शुरू हो जाएगी, अतः ये सच्चा सुख नहीं कहा जा सकता। बढ़िया। जैसे हम धोनी का ही एग्जाम्पल ले लें, तो सुख प्राप्त हो गया होता तो फिर शायद वो खाना भी नहीं खाता, पर मैच के बाद प्रोबेबल है कि उसने खाना खाया होगा। फिर उसके बाद रिटायरमेंट की बातें हुई हैं, ये सारी बातें हुई हैं, सब सब होता है ना? तो ये सारा सुख है ही नहीं, अगर सुख होता तो वो निराकुल सुख हो जाता। बढ़िया। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगी, जो शेर होता है ना, लायन होता है, वो किससे डरता है? थोड़ा सा लग सकता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पर थोड़ा सोचिए, शेर जो होता है वो किससे डरता है? कोई ट्राई शेर। करेगा? हाँ प्रभा जी बोलिए। नहीं, आप म्यूट है। मैं तो ऐसे मिस कर रही हूँ, भूख से तो वो भी डरता है ना, भूख लगेगी कहाँ जाएगा, नहीं अरे खाना हमने मिलेगा। चैप्टर के फर्स्ट लाइन में पढ़ा है, समस्त संसारी प्राणी दुख से डरते हैं, और शेर संसारी प्राणी तो है, तिर्यंज गति का संसारी प्राणी। हम क्या समझते हैं, केवल मनुष्य लिए हैं यहाँ पे, या नारकी लिए होंगे ज्यादा से ज्यादा दुखी में, है ना? समस्त संसारी प्राणी यानी शेर भी इसी में आ गया, संसारी प्राणी में। शेर भी किससे डरता है? दुख से डरता है, संसार से भयभीत है। अगर उसके सामने भी हाथी आ जाए तो वो विशाल का ऐसे थोड़ा तो डर जाता है ना। हमने वीडियोस भी देखे होंगे कि बड़े बड़े अगर एलिफेंट या ऐसे कोई बड़े प्राणी आए तो वो थोड़ा डर जाता है ना? तो ये है। चलिए, अच्छा अब नेक्स्ट बताइए मुझे कि जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो, तो वो क्या करते हैं, वो हमें सुख का उपाय तो बताते हैं ना। अगर हम यूट्यूब पे बस हम डालेंगे ना फाइंडिंग हैप्पीनेस, तो हमें लाखों वीडियोस मिल जाएंगे, है ना? तो वो क्या बताते हैं और उनके पास क्या उपाय है पीस हार्मनी ये सब गेन करने का? तो बताते हैं किसी से द्वेष मत करो, शांति से रहो, है ना? किसी से कोई झगड़ा मत करो। तो वो भी तो सच्चा उपाय बता रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है हमें? कौन बताएगा इसमें क्या दिक्कत है? मृदु जी बताइए। हाँ, वो सब जो हमें सर्वज्ञों ने बताया है, ये सब टेम्पररी शांति है, क्योंकि जो सच्ची शांति है वो हमें आत्मा के आश्रय से ही मिलती है। हाँ मतलब इसमें कषाय इन्वॉल्व है भी। हाँ ज्योत्सना जी आप बताइए। हाँ,
ये जो मोटिवेशनल स्पीकर शांति के उपाय बता रहे हैं वो पंच इंद्रियों के विषयों को शांत करने रूप ही बता रहे हैं, लेकिन सच्ची शांति इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में नहीं है। तो ये हमने अच्छे से जान लिया है। तो इस वजह से वो काम नहीं करती। और सच्चा उपाय शांति का है वो आत्मा के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि आत्मा जब स्वभाव में आता है, उसका आनंद रूप स्वभाव ही है, वही प्रकट होने से परमानेंट सुख प्राप्त होता है। हाँ, वेरी गुड। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि वो द्वेष नहीं करना बता रहे, उन्हें नहीं बताया राग मत करिए, प्रेम मत करिए, है ना। वो कह रहे हैं मोह राग तो कर रही है पर द्वेष मत करिए, और मोह राग करने से द्वेष अपने आप आएगा। ये तो हम सब रोज के जीवन में देखते हैं, है ना। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में होता ही है द्वेष। तो इससे हमें ऐसे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये जैसे हमारे मुनिराज आचरण करते हैं कि वो एक बार आहार लेते हैं और परिचय सहते हैं, तो ऐसे करते करते हम भी सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। हम भी ऐसे इसी दशा में, श्रावक दशा में ही हम भी सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं ना। हम एक ही बार भोजन ले लें, हम बारिश हो रही है अगर भीग गए तो आकुलता नहीं करें, ऐसे सच्चा सुख मिलेगा। आगे भैया आगे ले लो। अच्छा, फिर हम जो जैसे ये आवश्यक हमारे कर्तव्य हैं, तो ये करते करते हम बोर भी तो हो जाएंगे कभी तो, कि यार वही देव पूजा रोज करो, वही गुरु उपासना रोज करो, वही संयम तप दान, तो बोर हो जाएंगे। तो इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को? अच्छा देखिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने अपना लक्ष्य बना लिया है। हमने लक्ष्य बनाया भगवान बनने वाला, है ना। तो हमारी रुचि जिस तरफ होगी उस तरफ अगर हमारा लक्ष्य है, तो अपने आप ही हमें वो बोरियत नहीं आएगी, है ना। थोड़ी आएगी हमें वो अशुभता जो हमारी अंदर है, आंशिक अशुद्धि जो है, उसके कारण आएगी। पर हमने अपने लक्ष्य को देखेंगे अगेन। जैसे कोई होता है ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ क्या होता है कि वो थक जाता है थोड़े टाइम बाद, कितना पढ़ना कितना पढ़ना, फिर उसे अपना लक्ष्य याद आता है कि हाँ यूपीएससी मेरा लक्ष्य है तो पढ़ना है। तो इसी तरह से वो करता है। तो हमें लक्ष्य पे ध्यान देना है, रुचि पे ध्यान देना है हमारे, है ना। अच्छा, आप अच्छा ये बताइए, जो 6 आवश्यक है, इन्हें हम अगर बिना निश्चय आवश्यक के पालन करें तो क्या प्रॉब्लम है? अगर हम व्यवहार वाले 6 कर लें और हम आत्मलीनता नहीं करें, क्या दिक्कत है आत्मलीनता नहीं करने में? देव पूजा तो कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बढ़िया। हाँ खुशी जी, आप बताइए। निश्चय के बिना व्यवहार नाम ही नहीं प्राप्त करता, वो तो जड़ की हाँ, क्रिया हो गई सिर्फ। बढ़िया, वो जड़ की क्रिया हो गई। इसलिए हमें निश्चय तो प्रथम हमारा निश्चय है, उसके बाद साथ साथ हमें व्यवहार करना है। चलिए बढ़िया है। अब हम थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा? सुख प्राप्ति का उपाय चाहे मुनिराज हो या श्रावक हो, दोनों के लिए एक ही है ना, सेम ही है। और आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा सुख है, मतलब निश्चय आवश्यक है। और मुनिराज उग्र पुरुषार्थ से सच्चा सुख प्राप्त करते हैं, और श्रावक के शुद्ध रूप आवश्यक के साथ जो शुभ विकल्प आते हैं उनके, उन्हें हमने क्या नाम दिया था? व्यवहार आवश्यक। वेरी गुड, व्यवहार आवश्यक। और व्यवहार आवश्यक कितने हैं? हमने नाम क्या पढ़े थे? 6 नाम पढ़े थे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक के नाम हमें याद रखते हैं। चलिए बढ़िया। अब हम अगला प्रकरण लेंगे, इसमें से अगला प्रकरण पढ़ेंगे। हो गया भैया? आप तो पढ़ाते जाइए, अच्छा जब मुझे रोकना होगा तो रोक दूंगा। ओके। अगला प्रकरण ध्यान से पढ़िए, आप लोग ध्यान से देखिए सामने और अंडरलाइन करते जाइए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे। चलिए, अब जो श्रोता है उसके और प्रवचन काल में जो संवाद शैली चल रही थी वही कंटिन्यू है। ओके। कृपया। हाँ, अब जैसे ये वाली अनुमिति भी कंप्लीट हो गई, तो कहाँ तक कंप्लीट होगी? आदर्श वाचन से सारांश कथन तक तो ज्यों का त्यों होगा, कोई प्रोसेस होगी। तो इसमें क्या बढ़ जाएगा? अब सेकेंड समापन और समापन और गृह कार्य। समापन और गृह कार्य करिए, करके बताइए समापन और गृह कार्य। अच्छा, हाँ हाँ, तो अभी हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था। इसमें से अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो हमने परिभाषाएं देखी थी उसमें से बताइए कि संसार में जो समस्त प्राणी है वे क्या चाहते हैं?
संसार के समस्त प्राणी क्या चाहते हैं? बताइए ज्योत्सना जी। सुख चाहते हैं। बहुत बढ़िया, सुख चाहते हैं। आत्मा को समझकर उसमें लीन होना सच्चा उपाय या निश्चय से जो कर्तव्य है, हमने आवश्यक कर्तव्य पढ़ा ना, तो सच्चा उपाय या निश्चय से जो आवश्यक कर्तव्य है वो क्या है? आवश्यक निश्चय आवश्यक। हाँ खुशी जी बोलिए। आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही सच्चा निश्चय से सच्चा आवश्यक है। सच्चा आवश्यक, निश्चय आवश्यक है। बढ़िया। मुनिराज सुख कैसे प्राप्त करते हैं? बताइए मृदु जी, मुनिराज सुख कैसे प्राप्त करते हैं? मुनिराज के लिए भी सुख प्राप्त करने का वही तरीका है कि आत्मा में को समझकर उसमें लीन होना। हाँ और पर कुछ, हाँ बताइए बस स्पेशल वो पुरुषार्थ गृहस्थों से ज्यादा उग्र होता है, मतलब आत्मलीनता बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ श्रावकों के शुभ निश्चय आवश्यक के साथ कौन से विकल्प आते हैं? श्रावकों के जो निश्चय आवश्यक हैं आंशिक शुद्धि रूप, उनके साथ कौन से विकल्प आते हैं? ठीक, हाँ आगे बढ़िए। हाँ चलिए बच्चों, तो अब आप लोग ने शत आवश्यक का पाठ तो पढ़ लिया होगा अच्छे से, पूरा पाठ आपको ध्यान भी आ गया होगा। आप एक बार फिर से रीड करिए, और इसमें जो श्लोक दिया है ना, जो हमने श्लोक पढ़ा था, वो श्लोक कौन से चैप्टर से है ये आपको एक ढूंढ के लाना है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है। जो पढ़ा था ना, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तपः, ये वाला कहाँ से, कौन से ग्रंथ से लिया है, ये आपको एक होमवर्क है कि ये ढूंढ के आना है। इसके अलावा आपको शट आवश्यक हम डेली में कितने कर पाते हैं, आज हमने पढ़ा उसके पहले कितने कर पाते थे, और आज हमने पढ़ा उसके बाद हम कितने करना चाहते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, ये आपको लेके आना है, देख के आना है। और ये भी देख के आइए कि जो हमारे घर में और भी लोग हैं वो इन शट आवश्यक को किस किस तरह से करते हैं। इसको आप बना के आइए, एक प्रोजेक्ट के रूप में बनाइए, और अगली क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। जय जिनी। वेरी गुड। या बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, और मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ कमियां तो हो ही सकती हैं। तो वो क्या कमियां हो सकती हैं वो आपको लोग बताएंगे, जिससे आप और सुधार कर सकें। हाँ जी, सबसे पहले खुशी जी बता रही हैं। सर बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ाया, और खासकर उनके उदाहरण बहुत ही बढ़िया थे सभी के सभी। सिर्फ दो चीजें जो मैंने मार्कआउट की, वैसे तो बहुत बड़ी गलती नहीं कह सकते, लेकिन जो मुझे लगा कि निश्चय और व्यवहार को उन्होंने पहले समझाना चाहिए था, जबकि उन्होंने डायरेक्टली निश्चय के बिना व्यवहार है कि नहीं ये पूछ लिया। जबकि अभी तो मैंने आंसर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स को निश्चय और व्यवहार का जो वो होता है समझ पहले समझाना चाहिए था, फिर उसको पूछना चाहिए था कि निश्चय के बिना व्यवहार भी व्यवहार नाम नहीं प्राप्त करता। वो एक मुझे लगा। और दूसरा, जो मुनिराज की तरह हम आचरण करते हैं तो हमसे ये मतलब हमारे होगा कि नहीं, वो निश्चय और व्यवहार के बाद अगर आप वो उसके कॉन्टेक्स्ट में देते कि शरीर की क्रिया अकेली व्यवहार भी नहीं है, तो वो ज्यादा उसके संदर्भ में उस उदाहरण की पुष्टि होती है। ओके ठीक है, मैं वैसे ध्यान रखूंगी। वैसे क्या है, पार्ट के एंड में निश्चय व्यवहार का है, तो मैं आंसर भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं आंसर इसमें एक्सपेक्ट कर रही थी कि आत्मा में मतलब मैं निश्चय व्यवहार वर्ड नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी आंसर मिले कि आत्मा में लीनता पहले जरूरी है, फिर हम ये 6 आवश्यक करें। इसलिए मैंने इस तरह से लिया था, क्योंकि सेकंड अनमिति में ये आ पाता कि निश्चय और व्यवहार क्या है और उसमें क्या भेद है, ये मैं देखा था चैप्टर में। ओके, बढ़िया बढ़िया। थैंक यू वैसे। कोई मृदु जी, प्रभा जी, कविता जी, ज्योत्सना जी, जल्दी बताइए। सर मुझको ऐसा लग रहा था थोड़ा सा स्पीड कम रहनी चाहिए, थोड़ा सा। हाँ, ये तो पिछले साल भी कहा था मैंने, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। ऑनलाइन के हिसाब से ठीक ठीक है, मतलब ऑनलाइन में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हाँ तो इसी हाँ, मैं भी स्पीड से पढ़ाती हूँ,
तो पर हाँ, लेकिन स्टूडेंट्स को फील यही होता है कि थोड़ा सा थोड़ा अगर स्पीड धीरे कम रहे तो अच्छा करेंगे है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तो हम सब बैठे हैं तो आपकी बात हम सब पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे बैठेंगे तो उनको हो सकता है कि कोई पॉइंट मिस हो जाए, है ना। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा स्पीड कम रखें और एक एक बात आराम से बोलिए, हाँ ठीक है। नहीं बिल्कुल, ये मुझे पता है, मैं बहुत फास्ट बोल देती हूँ। हाँ ठीक है, और कोई बताएं, प्रभा जी। ये मेरे मतलब क्वेश्चन ये है कि शुरू शुरू में इन्होंने लाइक जो डेट और वो जो बोर्ड कार्य का जो मैंने तो नहीं सुना, बोलना था क्या उनको? बहुत बोला नहीं अच्छा, शायद। या बहुत बढ़िया। बोर्ड कार्य बोर्ड सारा तो ऐसा ऐसा कर दिया, लेकिन बोर्ड कार्य नहीं किया। तो आपको जब क्लास में होते तब तो लिख देते हैं, लेकिन अभी आपको बोलना था, तो आगे से ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक। तो पाठ का नाम और प्रकरण ये बोलना बात, था क्या भैया? हाँ पाठ का नाम भी बोलना था अभी और प्रकरण भी? हाँ हाँ, कार्य में तो बोला जाता है ना दिनांक और ठीक प्रकरण। है बस। ठीक, बहुत तो अच्छा। शब्द बोर्ड कार्य तो नहीं कहना। बोर्ड कार्य नहीं बोलना है, लेकिन बोर्ड कार्य करना। ये पर जब यहाँ हमने प्रकरण लिख हाँ दिया, फिर हमने उद्देश्य बताया बच्चों को, उद्देश्य कथन करने के बाद हमने उनसे चैप्टर का नाम निकलवाया, तब उनको कहना है ना कि अब आप पेज नंबर इतना निकाल लीजिए, हाँ है ना। तो वो इन्होंने ऐसा पहले ही कर दिया था। पर भैया मेरा ये था कि पिछले क्लास में हमने बोल दिया है कि अगली क्लास में आप ये पाठ पढ़ के आए, तो उन्हें नाम तो उन्हें ऑलरेडी पता है, और हम जब बोर्ड पे लिख भी रहे हैं कि ये पाठ और ये प्रकरण, तो वो पता है। तो इसलिए मैंने ऐसे पेज नंबर इसलिए बोल दिया कि बोर्ड कार्य करने तक आप वो पेज निकाल के रखिए और रिवीजन भी कर लीजिए पिछले क्लास का, ऐसा मुझे तो लगा। आपको इतना ही बोलना चाहिए कि छात्रों, कल मैंने जो आपको याद करने के लिए कहा था वो मैं पूछ रही हूँ बस, और 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको बोर्ड कार्य करने। तो इतनी देर हाँ से क्या कर लेगा, किताब ही निकाल लेगा, कॉपी निकाल लेगा, एक आध नजर देख लेगा कदाचित, तो इतना ज्यादा उसको करना भी नहीं है, कर भी नहीं पाएगा वो। ठीक है ना, बस उसका उतनी देर वो बच्चे एंगेज रहें और अनुशासन में रहें, इसके लिए हम इतना निर्देश दे सकते हैं। और बोर्ड कार्य करके फिर अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, पूर्व पूर्व पाठ मूल्यांकन। ठीक है, और पूर्व पाठ मूल्यांकन में आपने ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, वो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे पूछे, लेकिन थोड़े से कम करना चाहिए। मैंने आपको कल बताया था सबको कि एक अनुमति से एक पूछ लिया, दूसरी से दूसरा पूछ लिया, तीसरी से तीसरा पूछ लिया, चौथी से चौथा पूछ लिया, यदि पूरा पाठ हो चुका है तो वो वाले। तो आपकी कंडीशन तो यही थी, 7 तो था आपके पास, तो 3-4 क्वेश्चन बहुत बहुत है। और जीवनों, भैया फिर भावासन का, आवासन और हाँ जीवनोपयोगी एक एक और बढ़ा दीजिए। 6 ही पूछे। हाँ ठीक है, तो मैंने 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात और कर सकते हैं। हाँ जी, और प्रभा जी कुछ कहना है आपको? हाँ, तो मैं ये भी कह रही थी कि तो एक तो वो बोर्ड कार्य, और ये हालांकि ये किताबें शायद फिजिकल क्लासेस के हिसाब से बनी हुई हैं, पर अब क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है तो ये किताब में भी होना चाहिए। जैसे मैं ऑनलाइन ही पढ़ाती हूँ, तो मैं तो हर क्लास में, ताकि वो रिकॉर्ड भी हो जाए कि आज की ये तारीख है और आज ये हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो वो बोलना एक तरह से आवश्यक है। और दूसरा मैंने नोटिस किया, जो समापन, या तो मेरी समझ ठीक नहीं है, मुझे लगा था समापन मूल्यांकन में हमें वो मेरे नोट्स में ऐसा लिखा है कि पूर्व पाठ मूल्यांकन की तरह करना है और तीसरे सोपान से शुरू करके। तो इन्होंने तो 3-4 ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए थे, समापन मूल्यांकन अलग अलग क्वेश्चन पूछे। समापन मूल्यांकन में तीसरे सोपान से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि उन्होंने सही पूछा है। ओ, तो मतलब 3-2-1 नहीं पूछना है, 3 ओ ओके नहीं, ठीक है। सिर्फ 3 तीसरा पे उसको जवाब बोलना। मिल गया तो तीसरा नहीं आए तो दूसरा, नहीं, मेरी दूसरा समझ नहीं गलत आए तो तीसरा, पहला, वो भी किसी को नहीं आए तो। मतलब बच्चे जितने भी हैं अपनी क्लास के, एक भी बच्चे को मान लो तीसरे सोपान के आ,
आधार से प्रश्न नहीं आ रहा है तो दूसरा लगा के बताएंगे, फिर पहला लगाएंगे, और फिर भी नहीं आया तो अगले दिन आपको समझाना पड़ेगा। पर जो हम पाठ योजना बनाएंगे उसमें तो 3 2 1 तीनों लिखेंगे ना क्वेश्चंस। तीसरा ही लिखेंगे। समापन मूल्यांकन में लिखेंगे कि यदि तीसरे सोपान पे के से उत्तर नहीं आया तो दूसरा, और दूसरे से नहीं आया तो पहला सोपान लगाया जाएगा। अच्छा, बस ऐसा स्टेटमेंट लिख दो, एक्चुअल आप क्वेश्चंस देखिए उसमें आदर्श पाठ योजना में दिया होगा। हाँ जी, खुशी जी कुछ कह रही? हाँ सर, उन्होंने जो मिताली जी ने आपने दूसरी अनविति भी अज्यूम किया कि उन्होंने पढ़ा ली, और फिर समापन में पूरा पाठ का उन्होंने ले लिया। तो समापन में उन्होंने जो क्वेश्चंस आए थे वो पहली अनविति के संदर्भ में ही आए थे, सेकंड अनविति छूट गई थी, तो 1-2 क्वेश्चंस उसके भी रिलेटेड आ जाने चाहिए। ये बात अच्छी है। भैया आपने नेक्स्ट बोला था इसलिए मैं, मतलब मैंने क्योंकि अनविति पहली बनाई थी बट मैं देख सकती थी, आपने कोई नेक्स्ट बात बोल दिया इसलिए मैं निकाल पे आई। कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट सही आपने मार्क किया है कि जब ये दूसरी अनविति भी कंप्लीट हो गई तो आपको दोनों अनविति से पूछना चाहिए। और मैंने जो आपको पूर्व पाठ मूल्यांकन के संबंध में कहा वो यहाँ भी कहूंगा, प्रश्न एक लिमिटेड होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फिर से सारे प्रश्न पूछ लेंगे तो क्या मतलब। आपको पहली अनविति से 1-2 प्रश्न पूछ लीजिए, दूसरी अनविति से 1-2 प्रश्न पूछ लीजिए, काफी है। दोनों पूरा पाठ का मतलब आधा जितना का पाठ आज पढ़ाया है हमने उतना कवर हो गया, क्योंकि समापन मूल्यांकन तो आज जो पढ़ाया गया पाठ है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं ये जानने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? तो उसी दिन का पूछना है, पहले का, पहले वाले अनविति का नहीं पूछना है, क्योंकि समापन तो दूसरे अनविति में आएगा ना। तो दूसरी अनविति में आया है लेकिन पूरे दिन का होता है वो। दूसरी अनविति का अच्छा, क्वेश्चंस पूरे दिन का समापन है, मतलब पूरे एक पीरियड जो आज के दिन का है कालखंड, उस पूरे का समापन है। तो इसलिए आज दो अनविति में पाठ पढ़ाया गया तो दोनों अनविति से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, एग्जाम में अभी जैसे मिताली जी को तो आपने कल बता दिया था शतावश्यक पे है, तो वो सॉलिड तैयारी करके आ सकी, मतलब है ना कि भाई ये पढ़ाऊंगी। अब एग्जाम में तो हमें क्या सर्टेन चैप्टर्स पहले से बताए जाएंगे कि पहले से ही 5 चैप्टर बता दिए जाएंगे, और 5 में से आपको वहां कौन सा पार्ट दिया जाएगा ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि जो परीक्षक देंगे। सर 5 थोड़े ज्यादा नहीं है रेडी करके रखने के लिए? 8 या 24 पाठों में से यदि हमने 5 आपको कर दिए तो ये तो कम ही हो गए ना। एक पाठ में 8 माला में 8 हैं, तो ऐसे लेकिन एक में 4 रणनीति हाँ। होती है। आज एक और कर सकते हैं, अब 5 आएंगे टाइम तो तो आएंगे, बहुत तो हो कल गया भी है, बताया था। 5 में से भी जो आपको एकदम बढ़िया लगता है कि ये पढ़ाने मिल जाए तो मजा आ जाए, तो आप उसको तो तैयार कर ही ले, है ना? उसका वही आ 2 जाए। नंबर ही तो कटेंगे। कभी हमारे परीक्षक कह देते हैं आप कौन सा पाठ पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा कह देते हैं, तो फिर आपको एक अवसर मिल जाएगा, आप वही पढ़ाना। ठीक है ना? बाकी आपको तैयारी तो 5 की करनी पड़ेगी। चलिए, और पाठ योजना में भी पहले से बताया जाएगा कि नहीं, वो तो कुछ भी एग्जाम में आएगा। पाठ थ्योरी है योजना ना। भी बता दी जाएगी कि 5 पाठ उसके भी दिए जाएंगे। ओके, आएगी। ठीक है, बाकी पाठ लास्ट ईयर में बताए थे ना। हाँ जी। अब मुझे कुछ कहना है और किसी कुछ पूछना है? अब देखिए, एक दो बातें और कहनी है मुझे। जैसे आपने जो उदाहरण दिए वो बहुत अच्छे दिए, लेकिन उसमें कुछ जो नाम लिए हैं वो उसकी जगह हमें या तो कॉमन नाम का प्रयोग करना चाहिए, या फिर हमें
जैसे आपने नरेंद्र मोदी कहा या शाहरुख खान का नाम लिया, तो ऐसे नाम नहीं लेके हम, यदि हम इतना ही कहते हैं कोई सेलिब्रिटी है या कोई नेता है तो ठीक चलेगा। अब दूसरी बात ये कि आपने जो उदाहरण दिया था मुनिराज के लिए और श्रावक के लिए, तो उसमें आपने ये इस तरह के उदाहरण का प्रयोग किया जो कि जैसे मुनिराज का उदाहरण देने के लिए आपने नरेंद्र मोदी कहा, है ना, और जैसे आपने कहा ना उनको, उनके लिए निश्चय आवश्यक और हमारे लिए निश्चय आवश्यक अलग अलग नहीं है, वो भी वही करते हैं हम भी वही करते हैं, इस तरह से आपने दोनों लिया। तो कंपेयर हम किससे कर रहे हैं उसका विचार करना चाहिए, और हम जरूरत क्या है कि किसी का उदाहरण दें नाम लेकर। जैसे हमने आपको कल कहा था ना कि पंच परमेष्ठी को बताने के लिए, आचार्य उपाध्याय साधु को बताने के लिए प्राचार्य या अध्यापक या छात्र का उदाहरण देते हैं, वो हल्कापन। तो ऐसे ही ये नहीं देना है। आप तो मुनराज कहिए ना, मुनराज उदाहरण ही हुआ, मुनराज बोल रहे हैं तो वो उदाहरण ही है, श्रावक बोल रहे हैं वो उदाहरण ही है, मतलब उसको समझाना है कि मुनराज किस तरह अपने आत्मा में लीन रह के आनंद भोगते हैं और उनकी शुद्धि प्रकट होती है, वृद्धि होती है, उसी विधि से श्रावक भी करता है, श्रावक भी अपनी आत्मा की साधना करता है। आपको यदि उदाहरण देना ही है नाम लेके तो पुराण का दीजिए, पुराण में एक ही व्यक्ति का दे सकते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती जब श्रावक थे और वो आत्मा का अनुभव करते थे, है ना, अपने स्वरूप में लीन रह के, तो और जब वो मुनि बने तो भी अपने आत्मा में लीन होके ही आनंद भोगते थे और शुद्धि की वृद्धि करते थे। तो दोनों का श्रावक हो या मुनि हो, निश्चय आवश्यक कर्तव्य तो आत्म स्वरूप को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना ही है। ऐसा हम कहेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। तो यदि उदाहरण देना ही है तो पुराण के दें, या कोई साफ सुथरे व्यक्ति हैं उनका दें, जिसकी अभी देखना आपने नरेंद्र मोदी कहा, तो हो सकता है कि किसी को नरेंद्र मोदी का नाम पसंद नहीं आए, मतलब अपोजिट पार्टी हो सकती है ना कोई यहाँ आपके स्टूडेंट्स में है, तो अपन को ऐसा नाम नहीं लेना। और शाहरुख खान है तो आप शाहरुख खान का क्या नाम लें। तो ऐसे कोई भी हीरो हीरोइन या कोई भी इस तरह का हो तो ना लें तो उत्तम रहेगा। आप तो या तो पौराणिक जो हमारे महापुरुष हैं, महासतियां हैं, उनके उदाहरण लें, नहीं तो कॉमन आप मुनि, श्रावक इत्यादि आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। और तो बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए ऐसे ऊपर तौर से लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाया है तो कोई कमियां रहेंगी होंगी ही नहीं, लेकिन हम जब गहराई में जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी करके कुछ सुधार की गुंजाइश दिखने लग जाती है, और उससे हमारा अध्यापन कार्य और उत्तम होता है और बेहतर होता है। तो आप निश्चित रूप से अच्छी अध्यापिका बनेंगी हैं और बनेंगी। चलिए, ऐसे तो सभी अध्यापिका ही हैं यहाँ पर। ऐसे हमारी प्रभा जी हैं, तो वो भी पढ़ाती हैं परमागम ऑनर्स में। कविता जी हैं, वो भी पढ़ाती हैं। मिताली जी हैं, वो भी पढ़ाती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, और परमागम ऑनर्स में भी पढ़ाती हैं। तो और भी शायद मृदु जी भी पढ़ाती हैं क्या? खुशी जी नहीं पढ़ाती ना अभी, अब पढ़ाएंगी, पढ़ाती हैं। अच्छा, सब अध्यापक ही बैठे। ज्योत्सना जी आप भी तो नहीं पढ़ाती? ऑलरेडी पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छा। तो हमारे अध्यापन में और कैसे निखार आए, उसके लिए हम ये प्रवेशिका प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम टीचर्स हैं तो अभी हर साल हमें ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ अपडेट्स होते हैं, और जो एक्सपीरियंस्ड जो ट्रेनर आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह आते हैं या जो भी आते हैं, तो वो हम लोगों को कुछ बातें बताते हैं। ठीक है, हम लोग सुनते रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये सब हमें आता है, काय को बता रहे हैं, लेकिन कोई बात ऐसी एक आध आ जाती है जो और अच्छी आ जाती है, मतलब हमारे ये और
नया मिल जाता है, तो होता है। तो ट्रेनिंग तो जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने अच्छे से गहराई से आपने नोट किया। मतलब आपको पद्धति समझ में आ गई है। और मिताली जी ने जैसे पढ़ाया है, आप लोग भी इस तरह कॉन्फिडेंटली तैयारी करके अभ्यास करिए। प्रभा जी ने कहा कि जैसे मिताली जी को पहले ही से मिल गया, तो आपको भी तो पहले ही से दिया था मैंने 7 तत्व वाला पाठ, बल्कि एक दिन और पहले से दिया था, वो दिन पढ़ा नहीं पाए थे, है ना। तो इसलिए आप तो तैयारी करिए, बस तैयारी करेंगे तो आएगा। खुशी जी कुछ कहना है आपको? नहीं सर, वो जो आप बोल रहे थे उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहना था कि सीखने का कोई अंत नहीं होता, मतलब हाँ, ठीक जितना है, भी सीखा बहुत जाए अच्छा। उसका कोई अंत नहीं है। और हाँ, सर ये पूछना था कि हमारी प्रैक्टिकल और थियरी एग्जाम्स की डेट कब है, मतलब 5th को थियरी और 6th को प्रैक्टिकल, या ये समझ उसका लीजिए 4 थोड़ा से स्टार्ट होगा। 4th से स्टार्ट होगा? 4, 5, या तो 5 अकेला सीधा। तो सर ये मतलब 3 दिन पहले तो हमको 2 दिन मिलते हैं, पाठ 4, बता। 5 हो गया प्रैक्टिकल, और 6 हो जाएगा थ्योरिकल। अच्छा, तो सर 7 रिजल्ट। दो दिन पहले तो हमें पाठ मिल जाएंगे ना, पाठ हाँ, मिल जो जाएंगे, जिसमें। मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। आज जय जय। समय काफी हो चुका है, इसलिए राजश्री जी को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं मैं। कल सबसे पहले राजश्री जी ही पढ़ाएं और अभ्यास करिए। आप कोशिश करेंगी तो होगा। यदि ज्योति जी भी चाहे तो पढ़ाएं, एक बार कोशिश करिए, ठीक है ना। और जो नहीं आ रहे हैं आप उनको बोल दीजिए, आपके कांटेक्ट में कोई हो, जैसे चेलना जी उस दिन आई थी, बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, मतलब कुछ अच्छा नॉलेज है। सर वो ग्वालियर है, ग्वालियर है। अच्छा, यहीं शिविर में आ रही है क्या वो? हाँ, शिविर क्योंकि में उन्होंने ही है। फोटोज पिक्स पोस्ट किए ना अच्छा, आज, मतलब बड़ी एक मम्मी ही के दिन के साथ लिए में ज्वाइन डाली हुई है ना थी क्या? फोटोज। आ रही होंगी फिर, ठीक है। और भी कुछ स्टूडेंट्स, जो प्रवीण जी आ रहे थे बराबर, अभी 2 दिन से नहीं आ रहे हैं। किसी कांटेक्ट में कोई और हो, जब तक देखिए प्रशिक्षण का नियम यह है, जिसकी पाठ योजना जमा नहीं होती, सारी पाठ निर्देश जमा नहीं होते, उसका फाइनल एग्जाम नहीं होता। तो आपको अपनी पाठ योजनाएं, पाठ निर्देश बराबर जमा करने हैं। ये होमवर्क है, ये जमा करना होता है, असाइनमेंट्स। उसके बाद आपको फाइनल पेपर दिया जाता है, फाइनल पेपर फिर आप करेंगे, ठीक है। चलिए, जय जिनेन्द्र। सर जय कल जिनेन्द्र कौन से सर। चैप्टर ले रहे हैं? कल हम जय जिनेन्द्र। कर्म वाला पाठ लेंगे, अच्छा, कर्म। और इस तरह हम एक ठीक है। कल ये भाग पूरा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा जो भी बचा रहेगा वो करके कर्म कर लेंगे, है ना। और ये बाकी का थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं आपको। और परसों, अब टाइम नहीं बचा है, आज 30 हो, कल 31, 1, 2, 3, बस 3 दिन और रह जाएंगे, मतलब कल का दिन मिला के 4। तो इतने दिन में अपन को ये बाकी बहुत सारा बचा है। मैन कक्षा में तो आगे आगे चल ही रहे हैं, तो आप लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं मिलती ना प्रॉपर, हाँ जी, रिकॉर्डिंग बराबर नहीं मिलती ना हम लोगों को, हमारे आपको छूट जाते हैं पार्ट। YouTube पर सब अपलोड की जाती है हर दिन। आप सब्सक्राइब। ब्रेक हो जाता है, वॉइस ब्रेक हो जाता है वहां पे, तो फिर वीडियो भी डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो बराबर नहीं मिल पाता हमको वहां से। अच्छा, आज के उसमें तो आ गया था रिमूव, वो मिला ही नहीं हमें बिल्कुल ही। नहीं, वो फिर चालू हो गया था प्रभा जी, वो बीच में 5-10 मिनट के लिए ब्रेक हो गया था, फिर से उन्होंने कंटिन्यू, वो यूट्यूब पे लगातार देखते रहना पड़ता है, तो वो हाँ, फिर से रिज्यूम हो गया था। और खुशी जी आप शेयर कर देती हैं वो भी बहुत अच्छा रहता है। सर एक क्वेश्चन था, ये जो अपने योजना और सब में ये जो एक अपने आया था ना, ये चार्ट के कितने किसके पॉइंट्स हैं, तो
उसके हमें मिलेंगे क्या वापस की, जैसे लास्ट ईयर का मुझे मिला ही नहीं कि किसमें क्या कैसा हमने किया था कि हम उससे सीख सके, मतलब हाँ, जो आपके पास है मान लो तो वही तो है, मतलब बोर्ड कार्य का 1 नंबर या हमारा इवैल्यूएशन नहीं मिला ना, जैसे अभी जैसे हमने पाठ योजना आपको रिजल्ट में पे, वो नहीं मिलेगा तो हमें कि आपको इवैल्यूएशन कितने मिलेगा मिले। क्या, ये मेरा नहीं, आपको फॉर्मेट तो मिल सकता है, लेकिन आपको बता दिया जाएगा ना वहीं कि आपने बोर्ड कार्य नहीं किया, कि ये नहीं किया, कि वो नहीं किया। ठीक है ना, तो आपको तो अच्छा किसमें क्या पॉइंट्स वॉइंट्स बताएंगे? अब ये तो अभी चल रहा है अभ्यास, एग्जाम में थोड़ी होगा। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र। आप जिनवाणी स्तुति कर लें और आज जय जी। ठीक है, आए उस सर नौ बार नमो। जय जय सर। जय जी। जय जय।